हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर इन द स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स सीरीज़। इस लेक्चर में हम बात करेंगे लियोविल्स थ्योरम की, जो कि वैसे बेसिकली कहा जाए तो क्लासिकल मैकेनिक्स हैमिल्टनियन डायनेमिक्स का एक रिजल्ट है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। और हम इसको प्रूव करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे, बट इट्स प्रूफ बेसिकली रिलाइज ऑन थिंग्स दैट यू ऑलरेडी नो वेरी वेल। आपने फ्लक्स, गॉस थ्योरम, कंजर्वेशन लॉज, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वगैरह कई जगह ये डिस्क्रिप्शन आपने पढ़ा है, ठीक है। यहाँ पे डेंसिटी, करंट डेंसिटी वगैरह के जो रिलेशंस होते हैं, ठीक है, डेल रो ओवर डेल टी प्लस डेल डॉट जे इक्वल टू जीरो, चाहे आपने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पढ़ा है या क्वांटम मैकेनिक्स में या कहीं भी और जगह, तो दिस। और दूसरा हैमिल्टनियन डायनेमिक्स जो होती है, फेज स्पेस में जो हमारे ट्रेजेक्ट्रीज इवॉल्व होती हैं, उसका बेसिक आइडिया। इन दोनों को हम कनेक्ट करें तो लियोविल्स थ्योरम हमारी बन जाती है। और फिर हम थोड़ा ये बात करेंगे कि स्टैट मैक में इसका यूज़ क्या है, ओके। बल्कि मैं पहले इस पॉइंट नंबर 2 की बात करूँगा, जैसे रिलेटिवली सिंपल वन। फ्लो ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट की हम बात कर रहे हैं हैमिल्टनियन सिस्टम्स में। ये आपका फेज स्पेस है, 6 डायमेंशनल। क्यू मतलब सारे के सारे क्यू, और पी मतलब सारे के सारे पी। माना ये कोई रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट था एट सम गिवन टाइम टी, तो थोड़ी देर बाद ये पॉइंट इवॉल्व करके, ये रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट ये पूरे सिस्टम की को रिप्रेजेंट करने वाला पॉइंट है, ओके। तो टाइम के साथ ये इवॉल्व होके ये पॉइंट से मूव करके यहाँ चले गया आफ्टर ए स्मॉल टाइम इंटरवल से डी टी, ओके। सिमिलरली कोई दूसरा सिस्टम था, नॉट द सेम सिस्टम, कोई दूसरा सिस्टम जो जिसका रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट थी ये था। अब आप सिस्टम के टर्म्स में भी ना सोचें, आप सीधे रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट की बात करें। अगर ये कोई रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट है तो ये थोड़ी देर बाद टाइम के साथ इवॉल्व होकर यहाँ पहुँच गया, और कोई दूसरा रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट ये था, ये टाइम के साथ इवॉल्व होकर यहाँ पहुँच गया, एंड सिमिलरली। और ये चीज़ हमको पता है कि फेज स्पेस में जो ट्रेजेक्ट्रीज़ हैं, ये इवोल्यूशन की ट्रेजेक्ट्रीज़ हैं, ओके, रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स की, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, ओके। तो ये डिस्टिंक्ट रहेंगी, अलग अलग रहेंगी इस तरह से। तो पॉसिबली आप सोच सकते हैं कि अगर इनिशियली मैं किसी वॉल्यूम वी के अंदर की सारे रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ इनिशियली किसी टाइम टी पे, तो बाद में वो सारे रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स इवॉल्व होकर नए रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स में वो चेंज हो जाएंगे। बट एक तो क्योंकि ट्रेजेक्ट्रीज चेंज नहीं हो रही हैं, तो वो सारे के सारे किसी वॉल्यूम वी डैश के अंदर लाई कर रहे होंगे, ओके। हाँ, मतलब ये जो पहले वॉल्यूम वी के अंदर रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स थे, अब टाइम के साथ वो मूव होके किसी टाइम के साथ इवॉल्व होके वो किसी दूसरे वॉल्यूम वी डैश के अंदर लाई कर रहे हैं, ओके। और ये जो मोशन है फेज स्पेस में, जो ये ट्रेजेक्ट्रीज हैं, ये जो इवोल्यूशन है, इसको कौन कंट्रोल करता है? आवर हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, क्यू जे डॉट इक्वल टू डेल एच ओवर डेल पी जे एंड पी जे डॉट इक्वल टू माइनस डेल एच ओवर डेल पी जे। ईच कॉन्जुगेट क्यू जे पी जे जो है वो सिस्टम का जो हैमिल्टोनियन है ओवरऑल, उससे इस तरह से आप उनका इवोल्यूशन निकाल सकते हैं, ओके। यहाँ पे आप इसे एक हम 6 डायमेंशनल वेलोसिटी का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, जैसे आपका नॉर्मल 3 डायमेंशनल स्पेस होता है, ओके। एक्स वाई जेड, नॉर्मल फिजिकल स्पेस जो है आपके 3 एक्सेस एक्स वाई जेड होती हैं। तो कोई पॉइंट है, कोई पार्टिकल है एक्चुअली यहाँ पे, थोड़ी देर बाद वो यहाँ पे चले गया, पार्टिकल का पाथ माना ये था, तो किसी भी पॉइंट की जो पार्टिकल की वेलोसिटी होती है, आप लिखते हो डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी, डी वाई डेज बाई टी, मतलब एक्स डॉट, वाई डॉट, जेड डॉट, 3 कोऑर्डिनेट्स। तो उन तीनों का जो रेट ऑफ चेंज है वो एक कहते हैं आप वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, एक वाई कंपोनेंट, एक जेड कंपोनेंट। तो इसी तरह से अगर इस 6 डायमेंशनल स्पेस में सोचें, इसमें जो इसकी जो एक्सेस हैं Q1 Q2 Q3 अप टू Qn, P1 P2 P3 अप टू Pn, तो यहाँ अगर हम एक वेलोसिटी इंट्रोड्यूस करें, वेलोसिटी का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ Q1 विच इज़ Q1 डॉट, एंड ऑफ Q2 विच इज़ Q2 डॉट, एंड सिमिलरली Q3 एंड डॉट, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ P1 डॉट, P2 डॉट। क्योंकि एक रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट जो है उसको इतने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है, Q1 Q2 Q3 अप टू Qn एंड P1 P2 P3 अप टू P3n। तो वो पॉइंट जिस तरह से इवॉल्व हो रहा है, उसकी वेलोसिटी जो है इस फेज से इसमें, इस ट्रेजेक्ट्री के अलॉन्ग, इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, इस पार्टिकल की नहीं, रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट की जो वेलोसिटी है, वो हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं V6n। इस 6n डायमेंशनल स्पेस में एक वेलोसिटी का कंसेप्ट हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ओके, दिस। और इसको मैं कई बार ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्योंकि उसके लिए हमारे Q और P में कोई डिफरेंस नहीं है। हैमिल्टनियन डायनेमिक्स इनफैक्ट, हैमिल्टनियन मैकेनिक्स इनफैक्ट Q's और P को इक्वल ट्रीटमेंट देती है। केवल चेंज जो होता है, अगर आप थोड़ा सी बात करें तो पॉसिबली ये जो इक्वेशंस हैं हैमिल्टन्स इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन में एक माइनस साइन आता है, अदरवाइज बोथ इक्वेशंस आर, बोथ Q एंड P आर ट्रीटेड एट पार इन दी हैमिल्टनियन फॉर्मुलिज्म, ओके। और इस कंसेप्ट के लिए तो यहाँ पे जो हम कैलकुलेशंस करेंगे उस पर्पस के लिए तो फेज स्पेस में ये सारी एक्सिस हैं, जैसे Q1 एक्सिस है वैसे ही P1 भी एक एक्सिस है, वैसे ही P7 भी एक एक्सिस है, वैसे ही Q3 भी एक एक्सिस है। तो उन सबको कलेक्टिवली अगर मैं कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करूँ, कैपिटल Q का मतलब क्या है? कैपिटल Q का जो इंडेक्स है I, वो 6n तक जा रहा है। तो Q1 से लेकर Q2 अप टू Q3n, ये हमारे स्मॉल वाले क्यूज़ के बराबर हैं, कोऑर्डिनेट्स के बराबर। और इसके बाद जो हैं Q3n+1, Q3n+2, Q3n+3 अप टू Q6n, ये इन पीज़ के करस्पॉन्डिंग है। तो आप इस वेलोसिटी को सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, अच्छा कैपिटल Q का डॉट,
the first 3n entries correspond to these 3n entries and the later 3n entries correspond to these entries. Okay, तो ऐसे भी लिख सकते हैं velocity in the 6 dimensional hyperspace आयत कंपोनेंट, उसका आयत कंपोनेंट क्यू आई का डॉट. ओके दिस. अच्छा, और दूसरी चीज़ जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्लासिकल इक्वेशन ऑफ मोशन. माना ए कोई डायनेमिकल क्वांटिटी है, ठीक है, जो कि क्यूज़ और पीज़ और टी पे पॉसिबली डिपेंड कर सकती है. वहाँ पे हम उसकी टी डिपेंडेंस भी ले रहे हैं. ओके, तो ए का जो रेट ऑफ चेंज है ए डॉट विच इज़ द डी ए बाई डी टी, कंप्लीट डेरिवेटिव ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके, नॉट पार्शियल, कंप्लीट डेरिवेटिव. तो ये कितना होगा, चेन रूल से आप अगर निकालें, यहाँ क्यू केवल एक नहीं है, बहुत सारे हैं, 1 2 3n है. ओके, तो डेल ए ओवर डेल क्यू आई करस्पॉन्डिंग क्यू आई से डिफ्रेंशिएट हुआ और वो वाला क्यू आई पे खुद डी बाई डी टी का ऑपरेटर अप्लाई हो गया. सिमिलरली ए पीज का फंक्शन भी है, तो डेल ए ओवर डेल पी आई पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द आयत मोमेंटा, और खुद मोमेंटा पी आई मोमेंटा पे डी बाई डी टी ऑपरेट हो गया. और लास्ट में एक टर्म अलग से डी ए बाई डी टी. ओके, समेशन ओवर आई 1 = 3n. एक्चुअली आप लोग समेशन कन्वेंशन जानते हैं टेंसर से, तो अगर हम इस समेशन को ड्रॉप कर सकते हैं क्योंकि आई इंडेक्स इस टर्म में 2 बार आ रहा है, आई इंडेक्स इसमें 2 बार आ रहा है. अदरवाइज दिस समेशन रन्स फ्रॉम आई = 1 to 3n. क्यू के ऊपर भी 1 Q1 Q2 Q3 ऑल पॉसिबल वैल्यूज अप टू 3n. पी के ऊपर भी P1 P2 P3 अप टू 3n. तो यूजिंग द समेशन कन्वेंशन आई कैन सिंपली राइट दिस टर्म एज डेल ए ओवर डेल क्यू आई, और डी क्यू आई अपॉन डी टी है क्यू आई डॉट, और डेल ए ओवर डेल पी आई, एंड दिस इज पी आई डॉट प्लस डेल ए ओवर डेल टी. ये जो लास्ट टर्म है डेल ए ओवर डेल टी, ये एक्सप्लिसिट टाइम डिपेंडेंस के कारण आ रहा है. अगर माना कोई क्वांटिटी ऐसी है जो एक्सप्लिसिटली टाइम पे डिपेंड नहीं करती है, एक्सप्लिसिटली को आप डायरेक्टली समझ सकते हैं, सीधे सीधे टी डिपेंडेंट नहीं है. सीधे सीधे टी डिपेंडेंट होने का मतलब ये नहीं है कि वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगी. टाइम के साथ चेंज ये निकाल रखा है हमने. अगर उस चीज़ के एक्सप्रेशन में डायरेक्टली टाइम नहीं भी आता है तो केवल ये वाला टर्म जीरो होगा, लेकिन उसके बावजूद हो सकता है उसके ए डॉट की वैल्यू जीरो ना बने, क्योंकि ये जो टर्म्स हैं ये उसके कारण उसके ए डॉट की फाइनाइट वैल्यू हो सकती है, नॉन जीरो वैल्यू हो सकती है. तो बेसिकली ए का जो टाइम के साथ चेंज है वो क्यू और पी के कारण भी हो सकता है, इम्प्लिसिटली नॉट एक्सप्लिसिटली. एक्सप्लिसिट इस टी फैक्टर के कारण जो होगा वो यहाँ कंटेंट है, लेकिन टाइम डिपेंडेंस क्योंकि खुद क्यू और पी टाइम के साथ चेंज हो रहे होंगे. ओके, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं इसके एक्सप्रेशन में जब हमने रिजॉल्व किया, ये 2 टर्म्स में क्यू डॉट और पी डॉट आया. क्यू डॉट और पी डॉट का मतलब क्या है, क्यू और पी का टाइम के साथ चेंज. तो अगर क्यू और पी टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं तो ये वाले टर्म्स की कुछ वैल्यू बन रही है, तो ए डॉट में कुछ कंट्रीब्यूशन आ सकता है. तो ये इम्प्लिसिट वो है, चेंज है टाइम के साथ, लेकिन एक्सप्लिसिट चेंज ये है. तो मोस्ट जनरली जो हमारी क्वांटिटी है क्यू पी टी सब पे डिपेंड कर सकती है, तो उसमें एक्सप्लिसिट टाइम डिपेंडेंस भी हो सकती है, और ये है इम्प्लिसिट टाइम डिपेंडेंस. अब यहाँ ये जो टर्म हमें ऑब्टेन हुआ, ओके, और इस टर्म को मैं ऐसे भी लिख सकता था, अगर मैं इसे कैपिटल क्यू आई के टर्म में लिखूँ, कलेक्टिव कोऑर्डिनेट अगर मैं इसे एक तरह से कहूँ, ओके, कलेक्टिव कोऑर्डिनेट सही शब्द नहीं है बट लेट मी से, क्यूज़ और पीज़ को एक साथ अगर मैं कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करना चाहूँ, ये ध्यान में रखते हुए कि अब की बार इंडेक्स 1 से 6n तक काउंट होगा, शुरू के 3n क्यूज़ के करस्पॉन्डिंग और बाद के 3n पीज़ के करस्पॉन्डिंग. तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ यूजिंग द समेशन कन्वेंशन, डेल ए ओवर डेल क्यू आई डॉट. ओके, ये दोनों टर्म्स एक ही में आ सकते हैं, और लास्ट में ये वाला टर्म पार्शियल टाइम डेरिवेटिव डेल ए ओवर डेल टी. लेकिन अगर हम अब हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ यूज़ करें तो क्यू आई डॉट कैन बी रिप्लेस्ड बाय डेल एच ओवर डेल पी आई, एंड पी आई डॉट कैन बी रिप्लेस्ड बाय माइनस डेल एच ओवर डेल क्यू आई प्लस दिस. और ये क्वांटिटी आप देखें, ये क्लासिकल मैकेनिक्स में हमने डिटेल में स्टडी कर रखी है. ए का डिफरेंशियल क्यू आई, एच का पी आई के रिस्पेक्ट में, फिर एच का ए का पी आई के रिस्पेक्ट में, एच का क्यू आई के रिस्पेक्ट में, और एक माइनस साइन. ये ए और एच का पॉइसन ब्रैकेट है. ओके, पॉइसन ब्रैकेट हमने क्लासिकल मैकेनिक्स में डिफाइन किया था ऑफ 2 डायनेमिकल क्वांटिटीज़, 2 डायनेमिकल वेरिएबल्स विच कम्स आउट टू बी लाइक दिस. ये पॉइसन ब्रैकेट है प्लस डेल ए ओवर डेल टी. तो ए डॉट कोई भी आर्बिट्री आपकी डायनेमिकल क्वांटिटी है, उसका ए डॉट मतलब डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कितनी तेज़ी से वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, वो सिंपली कितने के बराबर होता है. अब इस स्टेप में मैंने पॉइसन ब्रैकेट को ए कॉमा एच लिख दिया. नॉर्मली जब हम क्लासिकल और क्वांटम कंसेप्ट्स की एक साथ बात करते हैं तो पॉइसन ब्रैकेट और क्वांटम मैकेनिक्स में हमारे पास करस्पॉन्डिंग कम्यूटेटर आता है, तो दोनों को अलग दिखाने के लिए कई बार हम पॉइसन ब्रैकेट को एक कर्ली ब्रैकेट से दिखाते हैं और कम्यूटेटर को इस तरह के ब्रैकेट से दिखाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से. लेकिन यहाँ पे हमें कम्यूटेटर की बात नहीं करनी है, तो पॉइसन ब्रैकेट के लिए मैं सिंपली ये सिंबल यूज़ करूँगा. ओके, ये पॉइसन ब्रैकेट है अब से मैंने. ओके, तो ए कॉमा एच का पॉइसन ब्रैकेट प्लस डेल ए ओवर डेल टी. तो ये भी आप जानते हैं हैमिल्टोनियन डायनेमिक्स में ये. ओके, पॉइंट इवॉल्व होता है, ट्रैजेक्टरी इवॉल्व होती है, ट्रैजेक्टरी का इवोल्यूशन हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन गवर्न करती है, और किसी चीज़ का कंप्लीट टाइम डेरिवेटिव आप कैलकुलेट करें तो ए उस क्वांटिटी का हैमिल्टोनियन के साथ पॉइसन ब्रैकेट प्लस डेल ए ओवर डेल टी. ओके, अब चलते हैं अपने इस वाले इन आइडियाज़ के थोड़े रिवीजन की तरफ.
फ्लक्स, गॉस थ्योरम, ये बेसिकली जो आप एलिमेंट्री जब आप गॉस थ्योरम वगैरह प्रूव करते हैं बीएससी क्लासेस के शुरू में, वहाँ पे का कंसेप्ट है बेसिकली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वगैरह। ओके से आप, मैं यहाँ पे जो एग्जांपल इनिशियली लूँगा वाटर फ्लो के टर्म्स में एग्जांपल लूँगा। माना पानी किसी पाइप में फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये तो बहुत छोटी क्लासेस में हम कैलकुलेशन करते हैं। माना कोई पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ds है, उस पाइप में पानी फ्लो होकर आ रहा है और पानी की जो डेंसिटी है, जस्ट जहाँ पे से मुहाने से वो पानी निकल रहा है, किसी बर्तन में कलेक्ट हो रहा है, वहाँ पे का क्रॉस सेक्शन एरिया ds है, पानी की वहाँ पे की डेंसिटी ρ है और उस पॉइंट पे पानी की वेलोसिटी है v। तो हमारे यहाँ पे जिस क्वांटिटी में मेरा इंटरेस्ट है वो ये है कितना पानी जमा हो रहा है, इस पाइप से लगातार पानी आ रहा है, पीछे से पानी फ्लो होकर आ रहा है, गिर के इस बर्तन में जमा हो रहा है। तो मेरा इंटरेस्ट होगा किसी गिवन टाइम में कितना पानी यहाँ कलेक्ट हो रहा है। ओके, अमाउंट जिसे हम फ्लक्स कहते हैं कई बार, लेकिन उसको मैं और प्रॉपर्ली डिफाइन करके यहाँ पे अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस जो है। ओके, तो मास, कितना मास पानी का जमा हो रहा है किसी समय, किसी गिवन वॉल्यूम में d3x में, अगर उस रीजन में पानी की डेंसिटी ρ है तो dm और ρ का रिलेशन यही तो होता है, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ओके, तो स्मॉल, अगर डेंसिटी पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रही है तो स्मॉल रीजन में जो वो है मास है, उस रीजन की डेंसिटी इनटू खुद वो एलिमेंट्री वॉल्यूम, उस रीजन में जो छोटा सी वॉल्यूम आपने d3x लिया है। ओके, तो इस इक्वेशन को अगर आप इंटीग्रेट करें तो आपको किसी आर्बिट्री वॉल्यूम v के अंदर जो मास है वो ऐसे करके आप कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इस एग्जांपल में जो मेरा क्वांटिटी ऑफ इंटरेस्ट है वो मास या dm। ओके, कितना अमाउंट ऑफ पानी हमारा जमा हो रहा है। ओके, क्योंकि जो हमारा एक्चुअल केस आएगा वहाँ पे क्वांटिटी ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाएगी, पर कंसेप्ट यही रहेगा। अच्छा, अब सवाल मैंने ये पूछा कितना पानी अगर इस तरह से फ्लो हो रहा है, ds क्रॉस सेक्शन से बर्तन में गिर रहा है, कितना पानी, अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू ds इन यूनिट टाइम, कितना पानी एक सेकंड में बर्तन में जमा हो जाएगा ds क्रॉस सेक्शन से गुजरते हुए। जो बर्तन में जो पानी गिरेगा ds क्रॉस सेक्शन से ही आ रहा होगा। तो अब बर्तन की बात भूल जाएं, हमारा सवाल सिंपली ये है, इस ds क्रॉस सेक्शन को यूनिट टाइम में कितना पानी क्रॉस करता है, कितना मास, क्वांटिटी जो मैं मास के टर्म में मेरा सवाल है, तो इसीलिए मैंने इसका क्वांटिटी ऑफ इंटरेस्ट, वॉल्यूम नहीं, कितना मास है, वाटर का कितना मास है जो इस ds क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करता है। तो सिंपली आप इसे कंप्यूट करते हैं रो इंटू वी इंटू ds। वो इस तरह का आर्ग्यूमेंट आप देते हैं कि अगर पानी की वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड है, ऐसे मीटर पर सेकेंड में, तो एक सेकंड में v लेंथ का जो कॉलम है पानी का वो इस ds क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करके आगे बढ़ जाएगा, तो उतना ही पानी इस बर्तन में गिर रहा है या इस ds क्रॉस सेक्शन को आगे कर रहा है, कितना, जितना v लेंथ के कॉलम में कंटेंट है। और v लेंथ के वॉल्यूम में कितना पानी कंटेंट है, v तो लेंथ है और क्रॉस सेक्शन एरिया है ds, तो इस वॉल्यूम की वैल्यू है v इंटू ds, और पानी की डेंसिटी है रो, तो अमाउंट ऑफ वाटर इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी रो और ये जो वॉल्यूम है दिस वॉल्यूम इज v इंटू ds। तो ये निकालते हैं। ओके, ये एलिमेंट्री है, छोटी क्लासों में हम करते हैं। ओके, दिस, लेकिन अगर हम इसे जनरलाइज करें, मोर जनरली हम इसे इस तरह से लिखते हैं। मैंने यहाँ पे नोटेशन इंट्रोड्यूस किया है, दिस इज नथिंग स्टैंडर्ड, मैंने उसके लिए अपनी समझ और आपको थोड़ा ईजी रहे। dm इज स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू सम स्मॉल एरिया ds इन यूनिट टाइम। ये लास्ट वाला जो है ये टाइम के लिए है, ये एरिया के लिए है, किस एरिया से कितने टाइम में कितना अमाउंट क्रॉस हो रहा है। ओके, उसको मैंने dm रिप्रेजेंट किया। तो dm की वैल्यू यहाँ पे तो आप रो vds, लेकिन इस एग्जाम्पल में हमने एज्यूम किया था विदाउट सेइंग कि वेलोसिटी जो है वो एरिया के परपेंडिकुलर है। मोस्ट जनरली अगर आप 3 डायमेंशनल स्पेस में सोचें, कोई एक्चुअली पाइप में फ्लो नहीं हो रहा है, माना जनरल कहीं फ्लो हो रहा है, से एयर का फ्लो हो रहा है, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, तो कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किसी सरफेस को क्रॉस कर रहा होगा वो v और ds के डॉट प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा। ओके, v और ds, अगर v और ds वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा, और v और ds के बीच का एंगल से 90 डिग्री है तो फ्लक्स जीरो भी हो सकता है। से फॉर एग्जांपल, माना ये एक छोटी सी विंडो है, इस विंडो का जो एरिया वेक्टर है वो ds है। अब जो चीज़ फ्लो हो रही है, माना उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। ओके, तो v और ds के बीच का एंगल, ds एरिया वेक्टर जो होता है एरिया के परपेंडिकुलर, ds एरिया वेक्टर वुड बी समथिंग लाइक दिस। अगर v और ds के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो कोई चीज़ फ्लो हो रही है, लेकिन वो इस एरिया को क्रॉस करके नहीं जा रही है, हमारा इंटरेस्ट इस एरिया को क्रॉस करके कितना अमाउंट जा रही है उसमें, तो उस केस में v डॉट ds जीरो बन रहा है, तो आपका जो एसोसिएटेड फ्लक्स है वो कितना है, जीरो। या अमाउंट ऑफ, अगर आप वाटर या एयर के टर्म्स में सोचें, अमाउंट ऑफ एयर या वाटर दैट इज क्रॉसिंग, या मास ऑफ एयर या वाटर दैट इज क्रॉसिंग दैट पर्टिकुलर सरफेस कम्स आउट टू बी जीरो। तो जो प्रॉपर एक्सप्रेशन है वो केवल रो v ds नहीं है, रो v डॉट ds। और इसी रो v के कॉम्बिनेशन को, रो इंटू वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर, इसी को हम करंट डेंसिटी j कहते हैं, j डॉट ds। ओके, ये बेसिकली है
अमाउंट क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ओके, अमाउंट रेलिवेंट केस में अमाउंट का मतलब अलग अलग हो सकता है। यहाँ पे जैसे मास हो सकता है, जब आप एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं तब इसका मतलब चार्ज से हो सकता है, चार्ज डेंसिटी हो सकता है। ओके, तो डिपेंडिंग ऑन द कंटेक्स्ट दिस चेंजेस, बट मोस्ट जनरली दिस रो टाइम्स वी इज कॉल्ड दी करंट डेंसिटी। ओके, दिस करंट डेंसिटी किस चीज़ का मेजर है? यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में कितनी अमाउंट पास हो रही है। ओके, दिस यू नो ऑल दिस। ओके, तो अब गॉस थ्योरम का एक प्रूफ, जिस तरह से अगेन ये एलिमेंट्री क्लासेस में आप करते हैं, नॉट एग्जैक्टली एलिमेंट्री, बीएससी के शुरू में कहीं करते हैं। नॉर्मली गॉस थ्योरम एक मैथमेटिक्स का रिजल्ट है, वो किसी भी वेक्टर फील्ड ए के लिए हम प्रूव कर सकते हैं, बट इस पर्टिकुलर एग्जांपल में मैं ए की जगह रो भी सोच रहा हूँ, जो हमारी करंट डेंसिटी है से उसके लिए। अदरवाइज दिस होल्ड्स फॉर एनी आर्बिट्री वेक्टर फील्ड। से सिचुएशन ये है, माना मेरे पास एक स्मॉल बॉक्स है जिसकी साइड्स हैं dx dy और dz, स्मॉल बॉक्स, एलिमेंट्री वॉल्यूम। ओके, अब कोई चीज़ फ्लो हो रही है, ठीक है, माना वाटर फ्लो हो रहा है, लेकिन हम ऐसे नहीं कह रहे वो पाइप में इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, अलग अलग पॉइंट्स पे उसकी वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है फॉर एग्जांपल। ओके, तो हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कितना फ्लो नेट इस बॉक्स की वॉल्स से हो रहा है। नेट से मेरा मतलब क्या है, मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ उस क्वांटिटी को, मैंने ऐसे लिखा है dm स्मॉल अमाउंट ऑफ, क्योंकि स्मॉल बॉक्स है तो स्मॉल अमाउंट होगी ओवरऑल। कितना बॉक्स, पूरे इस बॉक्स के ऊपर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं 1 सेकंड में, कितना टोटल। अब से ये बॉक्स किसी वाटर के फ्लो के बीच में कहीं रखा हुआ है, वाटर रैंडमली भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा हो, कहीं पे वेलोसिटी किसी डायरेक्शन में, कहीं पे किसी डायरेक्शन में। तो उस केस में कुल इसकी दीवारों से, केवल हमारा इंटरेस्ट दीवारों से है, बॉक्स से मतलब है बॉक्स की सर्फेसिस से, बॉक्स की सर्फेसिस से कुल मिला के कितना वाटर का फ्लो हो रहा है, मास ऑफ वाटर का फ्लो हो रहा है। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमने देखा स्मॉल ds एरिया से कितना वाटर फ्लो होता है, रो v डॉट ds। तो इस बॉक्स की 6 सर्फेसेज हैं, तो अगर मैं रो v डॉट ds इस बॉक्स की सारी सर्फेसेज जो कि 6 फ्लैट सर्फेसेज हैं उसके लिए अगर सम कर दूं तो मैं निकाल सकता हूं कि हाँ टोटल मिला के इस बॉक्स से कितना मास फ्लो हो रहा है। टोटल से मेरा मतलब क्या है, देखो हो सकता अगर आप ऐसे भी इमेजिन करें वाटर इधर को फ्लो कर रहा है, तो ये जो ग्रीन सरफेस है इससे वाटर एंटर करेगा और इस ब्लू वाले से क्या करेगा, एग्जिट। इन टर्म्स ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स एंटर कर रहा है और फ्लक्स एग्जिट कर रहा है, लेकिन दोनों जगह अगर ये वैल्यू बराबर नहीं है तो नेट हमारा इस रीजन से फ्लक्स स्केप कर रहा होगा। ओके, तो वही हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, कुल मिला के ये जो बॉक्स है, एलिमेंट्री बॉक्स है, इससे कितना अमाउंट ऑफ, कितना मास ऑफ वाटर यूनिट टाइम में इस बॉक्स से स्केप कर रहा है। ओके, तो यहाँ मैंने इस कैलकुलेशन को करने के लिए हमें ये 6 सर्फेसेस के लिए इस तरह के कंट्रीब्यूशन ऐड करने हैं, रो v डॉट ds, j डॉट ds टाइप के कंट्रीब्यूशन ऐड करने हैं। मैंने इनिशियली पहले 2 सर्फेसेस ली जिनको मैंने नाम a और b दिया। a ये मेरी ग्रीन वाली सरफेस है, b मेरी ये ब्लू वाली सरफेस है। ओके, ये दोनों सरफेस dx या x के परपेंडिकुलर हैं। अगर आप इनके एरिया वेक्टर लिखेंगे, इन दोनों एरियाज़ का जो मैग्नीट्यूड है dy इंटू डी जेड। ओके, इनकी साइड्स dy और dz है और इनके जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो i डायरेक्शन में है। ओके, इस डायरेक्शन में अगर आप ये वाला एरिया देखें, दिस ब्लू वन, दिस लुक्स समथिंग लाइक दिस, और ये इसका एरिया वेक्टर, इस एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड dy इंटू डी जेड और इसकी डायरेक्शन अलॉन्ग द x एक्सिस दैट इज यूनिट वेक्टर i। सिमिलरली ये ग्रीन वाले एरिया का भी ऐसे ही होगा। फिर यहाँ पे हमें थोड़ा केयरफुल होना चाहिए, एरिया वेक्टर फॉर क्लोज सरफेस हमेशा आउटवर्ड पॉइंट करता है, तो इस ग्रीन वाली सरफेस का एरिया वेक्टर में जो यूनिट वेक्टर आएगा एक्चुअली वो माइनस आई आएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो इसका भी dy इंटू डी जेड, लेकिन एरिया वेक्टर माइनस आई, पर वो माइनस प्लस का ध्यान हम अपने आप से रख लेंगे। ठीक है, तो आप सिंपली अभी दोनों एरिया वेक्टर किस टाइप के हैं, dy इंटू डी जेड इंटू यूनिट वेक्टर आई। तो अब अगर मैं केवल इस ग्रीन सरफेस के लिए इस चीज़ की कैलकुलेशन करूँ, रो v डॉट ds, कितना अमाउंट ऑफ वाटर, कितना मास ऑफ वाटर इस सरफेस से एंटर या स्केप कर रहा है, वो कितना होगा, रो v की वैल्यू देखो, रो और v की वैल्यू पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो सकती है, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे, इनफैक्ट उसको मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। जस्ट इस ग्रीन सरफेस के बाहर पे जो रो की वैल्यू है वो रो a और वेलोसिटी v की वैल्यू va, और ऐसे ये ब्लू सरफेस के जस्ट बगल में रो की वैल्यू रो b और v की वैल्यू v। इस लोकेशन पे आपको रो यहाँ की डेंसिटी और यहाँ की वेलोसिटी से यहाँ के फ्लक्स पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, इमीडिएटली उस पोजीशन पे क्या रो और वेलोसिटी है, और इसी तरह से इस पोजीशन पे क्या रो और वेलोसिटी है, उससे यहाँ का फ्लक्स डिपेंड करेगा। तो इस ग्रीन सरफेस के लिए अगर मैं फ्लक्स की कैलकुलेशन करूँ, रो v डॉट ds, केवल ये ग्रीन सरफेस नंबर 1 a, दिस ग्रीन वन, रो एंड v इवेल्युएटेड एट द पॉइंट a, ये पॉइंट a मतलब सरफेस a डॉट ds, इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर dy इंटू डी जेड इंटू आई। अगेन मैंने i की जगह माइनस आई नहीं रखा है, उसे मैं बाद में बाई हैंड रख दूंगा। तो सिंपली ये फ्लक्स कितना हो गया, अच्छा वेलोसिटी किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है यहाँ पे, या रो इंटू वी, बेसिकली वेक्टर जो है वो वेलोसिटी है। माना ये सरफेस a है, इसके जस्ट इसके नज़दीक पे जो वेलोसिटी है, मैं यहाँ थोड़ा दूर पे दिखा रहा हूँ पर ये v है,
लेकिन आपने v को भी रो से मल्टीप्लाई किया है, तो स्केलर से मल्टीप्लाई करके हो सकता है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज हो गया हो। ये है रो v एट a। जिस वेक्टर के साथ आप इसे डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं वो इस डायरेक्शन का है, i डायरेक्शन का है। तो बेसिकली यहाँ रो इंटू वी जो है, रो इंटू वी को आप पूरा एक वेक्टर सोचें, इस वेक्टर का केवल x कंपोनेंट पिक हो रहा है, रो इंटू वी का x कंपोनेंट। और रो इंटू वी का x कंपोनेंट कितना होगा, रो तो एक स्केलर है, x डॉट। ओके, v के 3 कंपोनेंट्स x डॉट, y डॉट, z डॉट। तो जब i के साथ डॉट प्रोडक्ट किया तो उसका केवल x कंपोनेंट पिक हुआ, रो x डॉट। तो रो x डॉट अगेन किस पॉइंट पे, a वाले पॉइंट पे। आप किसी दूसरे पॉइंट पे जाएं, माना इसकी बैक वाली सरफेस पे जाएंगे, हो सकता है यहाँ पे वेलोसिटी ऐसी हो गई हो, तो रो इंटू वी भी इस डायरेक्शन में होगा। तो अगेन डॉट प्रोडक्ट आई के साथ बनेगा यहाँ पे भी, लेकिन अब की बार उसका ये वाला कंपोनेंट पिक होगा, दिस। ओके, दिस रो एक्स डॉट इवैल्यूएटेड एट द पॉइंट बी। तो रो इस वाले में ए सरफेस से जितना फ्लक्स एंटर कर रहा है, अमाउंट ऑफ वाटर एंटरिंग थ्रू दिस सरफेस इन यूनिट टाइम इज रो एक्स डॉट इवैल्यूएटेड एट ए इंटू डी वाई डी जेड। सिमिलरली बी वाली सरफेस जो उसके पैरेलल दूसरी सरफेस है इस बॉक्स की, उसके लिए रो वी इवैल्यूएटेड एट बी डॉट डी वाई डी जेड आई। और अगेन डॉट प्रोडक्ट के कारण केवल उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट पिक होगा, ओके, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और वो होगा रो एक्स डॉट इवैल्यूएटेड एट बी डी वाई डी जेड। ये दोनों एक ही तरह का एक्सप्रेशन है, बस रो एक्स डॉट की वैल्यू ए पे, रो एक्स डॉट की वैल्यू बी पे। तो अगर इन दोनों सरफेसेस को एक साथ कंसीडर करें, ये दोनों सरफेसेस एक्स डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हैं, ये और ये एक्स के परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का कंट्रीब्यूशन अगर मैं एक साथ ले लूँ, और इसी तरह से फिर पेयर वाइज इस फ्रंट और बैक सरफेस का एरिया भी ले लेंगे, और फिर इस टॉप और बॉटम सरफेस का भी ले लेंगे, तो हमें सारे कंट्रीब्यूशन मिल जाएंगे पूरे बॉक्स के लिए। तो इन दो का अगर कंट्रीब्यूशन हम ऐड करें ए प्लस बी, तो अब यहाँ पे मैंने माइनस साइन बाई हैंड इंट्रोड्यूस किया, चाहे तो मैं मैथमेटिकली यहाँ पे भी ला सकता था, इसे माइनस आई करूँ तो आप देख सकते हैं ये क्वांटिटी नेगेटिव है। तो इन दोनों सरफेसेस के लिए जो टोटल फ्लक्स है, कितना फ्लक्स अगर आप इस तरह सोचें, कितना एंटर कर रहा है और कितना स्केप कर रहा है, तो नेट कितना स्केप कर रहा है वो दिस माइनस दिस के बराबर होगा। तो वो हो जाएगा दिस माइनस दिस, रो एक्स डॉट एट बी माइनस रो एक्स डॉट एट ए इंटू डी वाई डी जेड। और ये चीज़ क्या है, रो एक्स डॉट कोई चीज़ है, पूरी एक क्वांटिटी x, माना मैं उसे x लिखूँ, x की वैल्यू आप b पे निकाल रहे हैं और x की वैल्यू a पे निकाल रहे हैं, x कोई क्वांटिटी है, तो x में खुद यहाँ से यहाँ कितना चेंज होगा, हम केवल x डायरेक्शन के अलोंग, इन दोनों सरफेसेस में डिफरेंस क्या है, ये x एक्सिस के अलोंग dx डिस्टेंस पे सिचुएटेड है। मतलब ये जो क्वांटिटी है रो x, जिसे मैंने थोड़ी देर के लिए कैपिटल x लिखा है, आप इसके वेरिएशन की बात कर रहे हैं। अगर ये क्वांटिटी दोनों जगह बराबर होती, रो v की वैल्यू यहाँ और यहाँ दोनों जगह बराबर होती, या रो x डॉट की वैल्यू दोनों पॉइंट्स पे बराबर होती, तो ये टर्म जीरो हो जाता। इस टर्म का नॉन जीरो होना क्या इंडिकेट कर रहा है, रो x डॉट या कैपिटल x क्या है, पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रहा है। तो कितना चेंज हो रहा होगा वो कैसे कंप्यूट कर सकते हैं आप, डेल एक्स का रेट ऑफ चेंज केवल कोऑर्डिनेट एक्स के साथ देखो। इस समय हम इन दोनों सरफेसेस में केवल एक्स कोऑर्डिनेट का अंतर है, वाई और जेड कोऑर्डिनेट में आप मोशन नहीं कर रहे हैं। माना आप इस पॉइंट पे थे, आप यहाँ से आगे बढ़ के यहाँ पहुँच गए, तो आप देख रहे हैं अच्छा यहाँ पे रो एक्स डॉट की कुछ वैल्यू थी और अब यहाँ पे रो एक्स डॉट की कुछ और वैल्यू है। तो वो कितना चेंज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट क्वान्टिटी विद रिस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट एक्स, और खुद ये डिस्टेंस कितनी है, डी एक्स। तो ये है वो चेंज। यहाँ से यहाँ तक रो एक्स डॉट का चेंज कितना होगा, डेल बाई डेल एक्स ऑफ रो एक्स डॉट इंटू डी एक्स, डेल बाई डेल एक्स पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ रो एक्स डॉट विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू डी एक्स। ओके, और ये क्वांटिटी आपकी बन रही है। अब आप देखिए, अभी तक ये जो यहाँ ये इन्फिनिटिसिमल हमारी साइड्स थी केवल डी वाई और डी जेड थी, वो इस एरिया वेक्टर से आई थी। लेकिन अब जो ये चेंज है पॉइंट ए से बी तक का इस क्वांटिटी का, वो अपने साथ dx भी लेके आया है। तो अब आपको dx इंटू डी वाई इंटू डी जेड मिल गया। dx इंटू डी वाई इंटू डी जेड क्या है, हमारा ये एलिमेंट्री वॉल्यूम, ओके, जिसको मैं डी क्यूब एक्स भी लिख सकता हूँ या वट एवर। ओके, तो दो सरफेसेस के लिए अगर मैंने कैलकुलेशन की, तो इन दो सरफेसेस का जो कंट्रीब्यूशन है कितना मास ऑफ वाटर इन दोनों से मिलके नेट ऊज आउट कर रहा है, वो है डेल बाई डेल एक्स ऑफ रो एक्स डॉट इंटू डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड। तो सिमिलरली अगर आप y डायरेक्शन के जो दो सरफेसेस हैं, y डायरेक्शन ये है, ये y डायरेक्शन के अलोंग की दो सरफेसेस, मतलब ये और ये टॉप और बॉटम जो इसके ढक्कन है, उनके लिए अगर आप कैलकुलेट करें तो सिमिलरली आपका आंसर बनेगा उन दो सरफेसेस के लिए डेल बाई डेल वाई रो वाई डॉट डी एक्स डी वाई डी जेड। और सिमिलरली बाकी दो पेयर ऑफ सरफेसेस के लिए डेल बाई डेल जेड रो जेड डॉट। तो अगर मैं, मेरा सवाल था टोटल फ्लो फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द बॉक्सेस, ठीक है, फ्रॉम को मैंने अंडरलाइन इसलिए कर रखा है, सर हम केवल सरफेसेस का कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं,
अंदर वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं है, बॉक्स की सरफेसेस से कितना वाटर ऊज आउट कर रहा है। ओके, तो 6 सरफेसेस पेयर वाइज, इन 2 का कंट्रीब्यूशन इतना, ऐसी बाकी 2 का कंट्रीब्यूशन ये और बाकी 2 का कंट्रीब्यूशन ये, तो इन सबको अगर ऐड कर दें तो टोटल स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू ऑल द सर्फेसेज ऑफ द बॉक्स इन यूनिट टाइम, इन सब का सम इंटू डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड। और ये क्वांटिटी आप चेक करें, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर मैं इंडेक्स नोटेशन इंट्रोड्यूस करूँ एक्स आई का मतलब आई की वैल्यू 1 2 3 हो सकती है, और जब 1 होता है, x1 का मतलब x, x2 का मतलब y, x3 का मतलब z। टेंशन एनालिसिस में हम इस तरह का नोटेशन यूज़ करते हैं कोऑर्डिनेट्स के लिए। तो ये जो क्वांटिटी है तीनों, इनको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, डेल बाई डेल एक्स आई रो एक्स आई डॉट आई रिपीट है, समेशन कन्वेंशन है, आई की वैल्यू 1 हुई तो ये टर्म बना, आई की वैल्यू 2 हुई तो ये टर्म बना, आई की वैल्यू 3 हुई तो ये टर्म। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, डी एक्स डी वाई डी जेड को मैंने डी क्यूब एक्स लिख दिया। और ये चीज़ आप चेक कर सकते हैं ये ग्रेडियंट है, सॉरी नॉट ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस है इस क्वांटिटी का, रो वी का डाइवर्जेंस है। ओके, आप इसे एक्सप्लिसिटली लिख के देख सकते हैं, डेल डॉट रो वी अगर आप लिखें, वी के कंपोनेंट्स एक्स डॉट आई प्लस वाई डॉट जे प्लस जेड डॉट के, और डेल ऑपरेटर को उसके साथ डॉट करें तो यू गेट इक्वल टू दिस और इक्वल टू दिस। ओके, बस तो बॉक्स से कुल मिला के यूनिट टाइम में कितना अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो हो रहा है वो ये है। ये एक्सप्रेशन अगर आप मैं कहूँ, ये मैंने करंट डेंसिटी के टर्म में लिखा है, डेल डॉट जे है बेसिकली, रो वी मैंने कहा था ना जे है, तो दिस इज बेसिकली इन टर्म्स ऑफ द करंट डेंसिटी। ओके, यहाँ पे आप देखिए बेसिकली हमने किया क्या है, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है बट लेट, ये बेसिकली गॉस थ्योरम का प्रूफ किया है हमने स्टार्ट किया था सरफेस से, कितना फ्लो हो रहा है वो हमने स्टार्ट किया। अच्छा, हर सरफेस के कंट्रीब्यूशन को ऐड कर देंगे, और यहाँ जो आपका ये कन्वर्ट हो गया है, ये एक वॉल्यूम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके, अगर आप किसी आर्बिट्री स्मॉल बॉक्स से अगर आप किसी आर्बिट्री वॉल्यूम वी के लिए कंप्यूटेशन करना चाहें तो इस तरह के कंट्रीब्यूशंस को आप ऐड करते जाएंगे, टोटल के लिए ऐड करते जाएंगे, ऐड मतलब इंटीग्रेट करते जाएंगे। अगर आप इंटीग्रेशन अपना करें तो यही जो हमारा रिजल्ट है यही गॉस थ्योरम में कन्वर्ट हो जाता है। आपका सरफेस इंटीग्रल जो है वो एक वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ द करस्पॉन्डिंग वेक्टर फील्ड में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज दिस। ओके, बट वी नीड नॉट गो इनटू दैट राइट नाउ। अच्छा, तो ये मेरा रिजल्ट है। अगर किसी आर्बिट्री वॉल्यूम वी की मैं बात कर रहा हूँ तो आर्बिट्री वॉल्यूम वी को आप इस तरह के कई एलिमेंट्री वॉल्यूम्स में बांट सकते हैं। अब ये डब्बा था, किसी बड़ा वॉल्यूम है वी, उसके अंदर इस तरह के आप कई सारे बॉक्सेस बना सकते हैं। तो उससे अब की बार ये और इस क्वांटिटी का अंतर देखिए, ये था अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द बॉक्स, स्मॉल एलिमेंट्री बॉक्स इन यूनिट टाइम। अब मेरा इंटरेस्ट है अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू सम वॉल्यूम वी, ये वॉल्यूम वी है, फाइनाइट वॉल्यूम इन यूनिट टाइम, ये कितना हो जाएगा। इस तरह के कंट्रीब्यूशंस को पूरे वॉल्यूम के ऊपर इंटीग्रेट कर दो, पूरे वॉल्यूम को इस तरह के छोटे छोटे बॉक्सेस में बांटिए, हर बॉक्स के लिए डेल डॉट रो वी की वैल्यू निकालिए और पूरे के ऊपर इंटीग्रेट कर दें तो दिस। ओके, तो ये तो अब की बार सवाल कुछ ऐसा है, माना वाटर फ्लो के रास्ते में ये वॉल्यूम रखा हुआ है, ये वॉल्यूम आर्बिट्री है, आप इस वॉल्यूम की शेप दूसरी भी ले सकते थे, तीसरी भी ले सकते थे, कोई भी वॉल्यूम हो सकता था ये। तो उस वॉल्यूम के लिए अगर आपको अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग निकालना है तो वो इस तरह से होगा। ओके, यहाँ पे मुझे इसे डीएम लिखना जरूरी नहीं था, मैं एम भी लिख सकता था, बट से ये कुछ पानी यहाँ फ्लो होके आ रहा है और कुछ पानी यहाँ से बाहर जा रहा है नेट, तो टोटल वो कितना है, कितना नेट इस वॉल्यूम से ऊज आउट कर रहा है, वो इतने के बराबर। लेकिन इस नंबर को आप एक दूसरी तरह से भी कैलकुलेट कर सकते थे, इस नंबर को, इस वॉल्यूम से नेट कितना वाटर स्केप कर रहा है यूनिट टाइम में, उसको आप ऐसे भी कंप्यूट कर सकते थे। माना एम वी है द मास इनसाइड वी एट एनी टाइम टी, किसी टाइम टी पे इस वॉल्यूम के अंदर टोटल अमाउंट ऑफ वाटर जो है, माना वो एम वी से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मास इनसाइड वॉल्यूम वी। तो मास इनसाइड वॉल्यूम वी हम कैसे कंप्यूट करेंगे, मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम का इंटीग्रल, रो डी क्यूब एक्स ओवर द होल वॉल्यूम, इस पॉइंट की डेंसिटी इंटू यहाँ का डी क्यूब एक्स प्लस इस पॉइंट की डेंसिटी इंटू यहाँ का डी क्यूब एक्स प्लस 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 करना मतलब इंटीग्रेट करना ओवर द होल वॉल्यूम। डेंसिटी का वॉल्यूम इंटीग्रल ही तो मास होता है। ओके, डेंसिटी का वॉल्यूम इंटीग्रल हमने केवल इस रीजन के ऊपर किया, तो इस रीजन के अंदर जितना मास कंटेंट है वो निकल आया। बट रिमेंबर दिस, डेंसिटी हो सकता है पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रही है, पॉइंट टू पॉइंट मतलब विद टाइम। अभी इस टाइम पे डेंसिटीज अलग अलग है, थोड़ी देर बाद डेंसिटीज चेंज हो गई, तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर आपको मास निकालना है, कितना पानी उस वॉल्यूम के अंदर है, तो उस पर्टिकुलर टाइम की डेंसिटी जो है उसका वॉल्यूम इंटीग्रल ले लीजिए। ओके, तो अगर तो फिर यहाँ से हम सीधे सीधे कंप्यूट कर सकते हैं, अच्छा कितना मास स्केप कर रहा होगा, ऊज आउट कर रहा होगा इस वॉल्यूम से। अब मैं सरफेसेस के टर्म में बात नहीं कर रहा हूँ, सीधे इस वॉल्यूम से कितना पानी ऊज आउट कर रहा है यूनिट टाइम में,
बेसिकली हम dmv/dt की बात कर रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विद इन दिस वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किसी टाइम पे मास mv है और टाइम के साथ वो चेंज हो रहा है, तो कितनी तेज़ी से चेंज हो रहा है, तो पर यूनिट टाइम जितनी तेज़ी से चेंज हो रहा होगा उतना ही मास तो पर यूनिट टाइम वहाँ से बाहर एक्सपेल हो जा रहा होगा। तो dmy/dt में मेरा इंटरेस्ट है, mv का एक्सप्रेशन ये है, ये और dmv/dt ही क्या चीज़ है, ये जो मैं ऊपर की कैलकुलेशन में dmv1 जिसे मैं लिख रहा था, मास जो कि पूरे वॉल्यूम से 1 सेकंड में बाहर जा रहा है, यहाँ भी तो वो वही चीज़ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास इनसाइड द वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। लेकिन अब की बार मैं कैलकुलेशन दूसरे तरीके से कर रहा हूँ, mv का एक्सप्रेशन ये, इसका मैं d/dt लेता हूँ, तो mv के एक्सप्रेशन को का d/dt ले लिया। ये डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप इंटीग्रेशन के अंदर ले जा सकते हैं, इंटरचेंजिंग द डिफरेंशियल एंड द इंटीग्रल साइन, पर अंदर जाके ये डिफरेंशिएशन जो है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू पार्शियल डिफरेंशिएशन। ओके, क्योंकि t केवल इसने केवल t वाले पार्ट पे ऑपरेट होना है। ओके, तो दिस दिस इज इक्वल टू डेल रो बाई डेल टी डी क्यूब एक्स। तो कितना अमाउंट ऑफ वाटर स्केप कर रहा है उसका एक एक्सप्रेशन ये है, पूरे वॉल्यूम से एक यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम से कितना मास स्केप कर रहा है यूनिट टाइम में, उसका एक एक्सप्रेशन ये है। तो ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर। सो लेट मी सेट देम इक्वल टू ईच अदर, ये सेकंड वाला एक्सप्रेशन और ये फर्स्ट वाला। मैंने यहाँ बाई हैंड एक माइनस साइन रखा है, इसको मैं प्रॉपर जस्टिफाई करके भी ला सकता था, बट यहाँ पे मैं इसे सिंपली ऐसे करके वो करूँगा, आर्ग्यू कर लूँगा। ये डाइवर्जेंस है। डाइवर्जेंस का मतलब होता है किसी क्षेत्र से किसी चीज़ का, किसी वेक्टर फील्ड का कितना फैलाव हो रहा है। रो वी की जगह आप जनरल कोई वेक्टर फील्ड सोचें, ये उसकी करंट डेंसिटी है, उसका कितना फैलाव है। अगर डाइवर्जेंस पॉजिटिव है किसी रीजन से, ये कोई वॉल्यूम वी है और इससे नेट कोई चीज़ स्केप कर रही है, तो जिस उसकी जो करस्पॉन्डिंग डेंसिटी है वो टाइम के साथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर नेट फ्लक्स बाहर की ओर यूज आउट कर रहा है, नेट डाइवर्जेंस पॉजिटिव है, तो डेंसिटी वुड डिक्रीज विद टाइम। तो उसी चीज़ को कंपनसेट करने के लिए बाई हैंड मैंने यहाँ एक माइनस साइन लगा दिया। अगर ये पॉजिटिव है और ये सारा कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है, तो डेल रो बाई डेल टी की वैल्यू टाइम के साथ कम होगी। तो दिस इफ़ आई हैड बीन मोर केयरफुल, ये माइनस साइन मुझे हाथ से रखने की जरूरत नहीं होती, अपने आप पॉपअप हो जाता। बट दिस ये अब ये दोनों वॉल्यूम इंटीग्रल हैं। ये वाला टर्म ध्यान कीजिए, इनिशियली ये हम वॉल्यूम के टर्म में नहीं था, ये सरफेसेस के टर्म में था, बॉक्स की सरफेस का कंट्रीब्यूशन। लेकिन गॉस थ्योरम ने बेसिकली उस सरफेस के कंट्रीब्यूशन को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर दिया। अब ये भी वॉल्यूम इंटीग्रल, ये भी वॉल्यूम इंटीग्रल, दोनों को एक तरफ लाके एक ही वॉल्यूम इंटीग्रल, सेम वॉल्यूम वी के ऊपर है दोनों इंटीग्रेशन, इस वॉल्यूम वी के ऊपर इंटीग्रेशन ऑफ वॉल्यूम वी डेल रो बाई डेल टी प्लस डेल डॉट रो वी डी क्यूब एक्स इक्वल टू 0। अब हमने कहा था ये वॉल्यूम वी हमारा आर्बिट्री है। आप इसी कैलकुलेशन को किसी दूसरे वॉल्यूम के लिए भी रिपीट कर सकते हैं। माना आपकी बार ये वाला वॉल्यूम, उस वॉल्यूम को भी ऐसे छोटे छोटे बॉक्सेस से मिलकर बनाइए, आपका सेम रिजल्ट होल्ड करेगा। सेम रिजल्ट मतलब क्योंकि ये रिजल्ट वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, आप कोई भी वॉल्यूम पिक करें ये इंटीग्रल 0 ही बनना है। तो इसका मतलब आपका जो इंटीग्रैंड है वही 0 होगा। बार बार आप किसी चीज़ का इंटीग्रेशन कर रहे हैं ओवर आर्बिट्री वॉल्यूम, लेकिन आपको आंसर 0 मिल रहा है। इट मीन्स आप जिस चीज़ को इंटीग्रेट कर रहे हैं वो इटसेल्फ 0 है। इटसेल्फ 0 कौन सी चीज़ है, दिस डेल रो बाई डेल टी प्लस डेल डॉट ऑफ रो वी इक्वल टू 0। यही होती है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इस समय हमने इसे फ्लूइड फ्लो के लिए निकाला है, बट ये जहाँ भी किसी चीज़ का कंजर्वेशन होगा, ओके, वहाँ ये इक्वेशन आपको मिलेगी। देखो कंजर्वेशन की बात क्यों आ रही है, मैं इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बट जितना पानी सरफेसेस से एंटर और स्केप करेगा उतना ही नेट अंदर की डेंसिटी टाइम के साथ उसी से कंट्रोल होगी। माना आप ऐसे सोचिए, सेंटर में अगर कोई सोर्स होता, पानी का एक सोर्स होता जहाँ से पानी के मॉलिक्यूल्स अपने आप बन रहे होते, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पानी के मॉलिक्यूल्स फ्लो होके आ रहे होते, सोर्स होता, एक्चुअल सोर्स, वहाँ पानी अपने आप क्रिएट हो रहा होता, पानी के मॉलिक्यूल्स। तो ऐसा हो सकता था कि सरफेस से नेट फ्लो बाहर होने के कारण डेंसिटी में कमी आने लगती, पर वहाँ से नए मॉलिक्यूल्स क्रिएट हो रहे हैं, सोर्स है वहाँ पे, तो वो हो सकता है डेंसिटी मेंटेन्ड या ज़्यादा भी बढ़ सकती थी। लेकिन ऐसा तब होता अगर आपके पास सोर्सेज प्रेजेंट होते। लेकिन कंजर्वेशन के लॉज किस तरह के होते हैं, आप चार्ज को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, या मास को आप क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, बशर्ते हम रिलेटिविस्टिक फिजिक्स में न जाएं जहाँ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। बट अगर आपकी किसी चीज़ का कंजर्वेशन है तो इसका मतलब अगर वो चीज़ नेट इस वॉल्यूम से स्केप कर रही है तो इस रीजन के अंदर उस चीज़ की अमाउंट में क्या आएगी, कमी आएगी। अगर कोई चीज़ अपने आप से क्रिएट नहीं हो रही है या अपने आप से डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है, सोर्सेज और सिंक्स की अगर हम बात नहीं कर रहे हैं, तो फिर दिस रिजल्ट मस्ट होल्ड वेरी वेरी जनरली। तो कंजर्वेशन लॉ इसी तरह से आता है। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में जो मैं बार बार वाटर का एग्जाम्पल ले रहा हूँ,
वी कांट क्रिएट या डिस्ट्रॉय मास या मॉलिक्यूल्स, वो मास लास्ट में मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, वाटर के मॉलिक्यूल से, तो इस रीजन में वाटर के मॉलिक्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है या वाटर के मॉलिक्यूल्स खत्म भी नहीं हो रहे हैं। तो इसका मतलब जितना आपने ये वाला कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया नेट डाइवर्जेंस, ये बेसिकली डेंसिटी को इस तरह से अफेक्ट करेगा। अगर डाइवर्जेंस पॉजिटिव है तो डेंसिटी टाइम के साथ डिक्रीज करेगी, अगर डाइवर्जेंस नेगेटिव है तो डेंसिटी टाइम के साथ इंक्रीज करेगी। सो दिस इज द इक्वेशन। सो आर्म्ड विद दीज थिंग्स, ये सब एलिमेंट्री नॉलेज है, मैंने जस्ट रिपीट किया फॉर सिंप्लिसिटी। अब मेरा डिस्कशन बहुत आसान हो जाएगा। अब मैं चलता हूँ लियोविल्स थ्योरम के। अब मैं 6 डायमेंशनल फेज स्पेस की बात कर रहा हूँ। दिस इज द 6 डायमेंशनल फेज स्पेस। नॉर्मली मैं इसकी एक्सिस को क्यू स्क्वायर ब्रैकेट और पी स्क्वायर ब्रैकेट दिखाता हूँ। इसका मतलब सारी क्यू यहाँ है, सारी पी। लेकिन अब की बार मैं एक क्यू एक्सिस को वो कर रहा हूँ, बाकियों में से अलग कर रहा हूँ, Q1 एक्सिस। ये केवल Q1 होना जरूरी नहीं था, Q2 भी हो सकता था, Q3 भी, Q4 भी, या P1, P2, P3, किसी भी एक एक्सिस को मैंने अलग दिखा दिया। और बाकी जो एक्सेसेस हैं, ओमेगा मेरा टोटल फेज स्पेस है, तो ओमेगा में से Q1 घटाना, ये सिंबॉलिक लिखा है मैंने। एक एक्सेस यहाँ दिखा दी और बाकी 6n-1 एक्सेस यहाँ है। ओके, उसको हम इसी तरह से दिखा सकते हैं। इस समय डेंसिटी से मेरा मतलब होगा डेंसिटी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स इन फेज स्पेस। ये आपका फेज स्पेस है 6n डायमेंशनल QP वाला। एक रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ये तो इनकी डेंसिटी कितनी है स्मॉल वॉल्यूम में। माना ये कोई स्मॉल वॉल्यूम है dV, इसके अंदर आपके नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स, स्मॉल नंबर ऑफ पॉइंट्स dN है। तो इस रीजन में जो डेंसिटी है वो हमारा ये इंटरेस्ट है, dN/dV। जैसे मैंने यहाँ पे पिछले वाले उसमें कह रहा था ना, जो हमारे लिए रेलिवेंट क्वांटिटी है वाटर फ्लो के केस में वो मास है, कितना अमाउंट फ्लो रहा है। यहाँ पे हमारा ये n नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स, मास की जगह नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स। तो ये डेंसिटी भी रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स के हैं, कितने किसी छोटे वॉल्यूम के अंदर कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं उसको उससे डिवाइड करें तो आपको डेंसिटी मिल जाएगी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स इन द फेज स्पेस। ओके, वाटर की डेंसिटी में रो वाटर की डेंसिटी का सेंस था, यहाँ पे डेंसिटी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स। ओके, और v इसका कंसेप्ट में पहले इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ। अभी तक के हमारे एग्जाम्पल में जो हमने यहाँ प्रूव किया, वेलोसिटी का मतलब उसके 3 कंपोनेंट, x डॉट, y डॉट, z डॉट। अब वेलोसिटी के 6n कंपोनेंट्स होंगे, q1 डॉट, q2 डॉट, q3 डॉट एंड सो ऑन, एंड p1 डॉट, p3n डॉट। या एक ही साथ लिखना चाहूँ तो कैपिटल QI का डॉट, लेकिन अब i की वैल्यू 1 से 6n तक। ओके, यस। और इस एग्जाम्पल में वाटर वाले से कंपेयर करें, पिछले वाले से, मास की जगह n, कितना मास ऑफ वाटर किसी रीजन में था या वहाँ से कितना फ्लो हो गया। अब सवाल ये होगा कितने रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट किसी वॉल्यूम के अंदर थे, या उस वॉल्यूम या उसकी सरफेस से कितने स्केप करके, स्केप क्यों, इस समय फ्लो क्यों हो रहा है। हैमिल्टनियन डायनेमिक्स में रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स टाइम के साथ इवॉल्व होते हैं, टाइम के साथ चेंज होते हैं, तो ये भी एक तरह का फ्लो तो है। ये एक रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट ये था, हैमिल्टन्स इक्वेशन ने इसे थोड़ी देर बाद यहाँ पुश कर दिया और इस वाले को यहाँ पुश कर दिया, इवॉल्व कर दिया, तो ये भी तो एक तरह का फ्लो है। तो इसी फ्लो को हम स्टडी करना चाह रहे हैं। ओके, इनफैक्ट ये पूरी मैथमेटिक्स जो हमने अभी तक की है उसी को रिजेंबल करेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है, इस समय हम हायर डायमेंशनल, वेरी हाई डायमेंशनल स्पेस, 6n डायमेंशनल हाइपर स्पेस में है। ओके, दिस। तो मैंने सेम कैलकुलेशन करने के लिए कितना, एक मैंने एलिमेंट्री वॉल्यूम लिया। अब इस समय एलिमेंट्री वॉल्यूम का मतलब क्या होगा, इस समय आपका केवल एक छोटा सी क्यूब नहीं बनेगा इसकी तरह का, यहाँ 3 एक्सिस थी तो ये क्यूब बना आपका एक जिसे हम कहते हैं हाइपर क्यूब बनेगा। हाइपर क्यूब का मतलब इसकी कुल मिला के 6n साइड्स हैं। एक साइड की लेंथ dq1, दूसरे की dq2, फिर dq3 अप टू dq3n, फिर dp1, dp2, dp3 एंड अप टू dp3n। ये एक वेरी हाई डायमेंशनल एलिमेंट्री वॉल्यूम है। तो इनफैक्ट मैंने इस वॉल्यूम की बाकी साइड्स दिखाने में मेहनत करने की कोशिश भी नहीं की, हम दिखा भी नहीं सकते, 6n साइड्स आप दिखा नहीं सकते हैं। तो मैंने केवल dq1 वाली साइड दिखाई, और बाकी जितनी साइड्स हैं उनको मैंने ये एक साइड ग्रीन और एक साइड ब्लू, अगर आप इससे कंपैरिजन करें, इस फिगर को मैंने और कंडेंस कर दिया, केवल ये dx1 dx दिखाया, ये इस फिगर के टर्म्स में अगर मैं दिखाऊं, ये dx दिखाया, ये साइड dx, और ये बाकी ग्रीन साइड ये और ब्लू साइड ये, ऐसे करके दिखा दिया। तो यहाँ पे इसके अलावा इससे बेटर रिप्रेजेंटेशन वैसे भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो अगेन मेरा सवाल वही है, इस पूरे बॉक्स से आप रिमेंबर कीजिए, केवल स्क्वायर नहीं है 2 डायमेंशनल, ये 6n डायमेंशनल हाइपर क्यूब है, इसे हम हाइपर क्यूब कहेंगे। ओके, इस 6n डायमेंशनल हाइपर क्यूब से नेट फ्लो ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स कितना हो रहा है यूनिट टाइम में। ओके, क्योंकि कुछ रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स इसके अंदर बॉक्स के अंदर पहुंच रहे होंगे और कुछ इस बॉक्स से क्या हो रहे होंगे, बाहर जा रहे होंगे। इसको इस तरह सोचिए, माना ये है मेरा बॉक्स, तो ये रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट मूव करके इसके अंदर पहुंच गए, और कुछ जो इसके अंदर थे वो मूव करके
इवॉल्व करके बाहर निकल जाएंगे। तो ये वाटर फ्लो की तरह की एनालॉजी तो हो रही है। तो कितने, तो हमारा सवाल ही ये है, ये अगर मेरा एक हाइपर क्यूब है तो इसकी सारी की सारी 6n सर्फेसेस है, 6n नहीं, सर्फेसेस का नंबर 6n का दुगना होगा। उन सर्फेसेस से कुल मिला के कितना हमारा वॉल्यूम ऊज आउट कर रहा है, ओके, कितना वॉल्यूम नहीं, कितने रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स, इस समय रेलिवेंट क्वांटिटी रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स हैं। तो टोटल फ्लो ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स इन यूनिट टाइम फ्रॉम द हाइपर क्यूब। इस नंबर को इस समय मैंने उस फॉर्म में नहीं लिखा है कि dm दिस दिस दिस, जैसे मैं यहाँ लिख रहा था। अब की बार मैंने सीधे इसे ऐसे लिखा है, dn बॉक्स बाई dt। बॉक्स के अंदर किसी समय नंबर ऑफ पॉइंट्स n है, n बॉक्स, कितने तेज़ी से वो टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं, यही नंबर तो है। कुछ 20 पॉइंट्स एंटर किए और 50 स्केप कर गए कुल मिला के सर्फेसेस है, तो नेट 30 इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स जो नेट चेंज हो रहे हैं इनसाइड द बॉक्स। तो dn बॉक्स बाई dt कैसे निकालेंगे, जैसे हमने पिछले केस में किया था, सारे फेसेस के ऊपर रो इंटू वी डॉट डी एस का सम कर दो। यहाँ पे लेकिन v का मतलब 6n डायमेंशनल वेलोसिटी, रो का मतलब डेंसिटी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स, और ds मतलब आप जिस पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे हैं। अब एरिया का मतलब आप समझें, ये हाइपर क्यूब है। अगर आप एरिया की बात कर रहे हैं तो ये 6n-1 डायमेंशनल हाइपर सरफेस है। ये केवल 1 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल नहीं है। एक डायमेंशन तो dq1 में निकल गई, और बाकी जो 6n-1 डायमेंशंस हैं जिनको मैंने केवल ये शेडिंग के अंदर सप्रेस कर दिया, ये 6n-1 डायमेंशनल हाइपर सरफेस है। ऐसा आप हर पेयर ऑफ हाइपर सरफेसेस के लिए कीजिए, इस और इस पेयर के लिए, फिर इस और इसके लिए, अगर बॉक्स का टर्म सोचें, फिर तीसरे पेयर के लिए, फिर चौथे पेयर के लिए, फिर पाँचवें पेयर के लिए। इस तरह से सारे पेयर्स के लिए आप ये करें तो आपको ये क्वांटिटी अचीव हो सकती है। समेशन 6n इंटू 2 फेसेस के लिए, किसका, रो वी डॉट डी एस का, लेकिन v का मतलब 6n डायमेंशनल, ओके। और इसके बाद अगर मैं सीधे सीधे इन दो फेसेस का कंट्रीब्यूशन ले लूँ, जैसे हमने पिछले केस में लिया था, तो वो कितना हो जाएगा, dn बाई dt मैं निकाल रहा हूँ, लेकिन पूरे बॉक्स के लिए नहीं, अभी केवल a और b सरफेसेस के लिए। तो वो पिछले वाले एग्जाम्पल की तरह आप देखें, वो फाइनली बनेगा रो वी एट b माइनस रो वी एट a, ये वाला एक्सप्रेशन, ये वाला, ये रो वी एट b माइनस रो वी एट a डॉट ds, सो दिस रो वी एट b माइनस रो वी एट a डॉट ds। ये x डॉट के टर्म में नहीं आया है, या q1 डॉट के टर्म में अभी नहीं आया है, क्योंकि मैंने डॉट प्रोडक्ट को खत्म नहीं किया है, ओके। दिस अगेन मैंने v के ऊपर 6n लिखना आप छोड़ दिया है, ये 6n डायमेंशनल स्पेस में वेलोसिटी है, ओके। दिस ds q1 से मेरा मतलब क्या है, इस समय मैं सरफेस a और b मेरी वो सरफेसेस हैं जो q1 डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हैं। तो इनके एरिया वेक्टर को कैसे लिखेंगे, इनके एरिया वेक्टर में बाकी सारी एलिमेंट्री साइड्स का प्रोडक्ट आएगा, केवल dq1 का प्रोडक्ट नहीं आएगा। जैसे आप इस केस में देखें, अगेन इस वाले एरिया में dy इंटू dz आता है, dx नहीं होता है, ओके। उसी तरह से जब हम इस हाइपर क्यूब पे जाएंगे तो यहाँ ये जो 6n-1 डायमेंशनल सरफेस है, इसका एरिया में dq1 को छोड़ के बाकी सारे कंपोनेंट्स आएंगे, dq2 dq3 अप टू dq3n dp1 dp3। इसी कैलकुलेशन को अगर आप q2 वाली साइड के लिए करें, q2 वाली साइड्स के परपेंडिकुलर जो दो सरफेसेज हैं हाइपर सरफेसेज, उनसे कितना फ्लक्स एंटर और एस्केप कर रहा है, जब उनका कंट्रीब्यूशन आप लेंगे तो उस वाली सरफेस को मैं पॉसिबली ds q2 लिखूंगा। मतलब ये वो वाली हाइपर सरफेस है जो q2 डायरेक्शन के परपेंडिकुलर रखी हुई हैं, तो वो वाली कितनी होंगी, उसमें q2 वाला एलिमेंट मिसिंग होगा, dq2 मिसिंग होगा, बाकी सारे होंगे। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं q1 सरफेस के अलॉन्ग के लिए जो दो सरफेसेज बन रही हैं उनके फ्लक्स की कैलकुलेशन करूँ तो वो इतना हो गया दिस। और रो वी एट बी या रो वी डॉट ए है, ds के साथ आपको एरिया वेक्टर भी लेना पड़ेगा। एरिया वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट है। अगर आप इसे उस 3 डायमेंशन वाली पिक्चर से इमेजिन करें, ये हाइपर सरफेस को आप सिंपली यही सोच लो, अच्छा ये कोई सरफेस है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली, मतलब q1 की डायरेक्शन। तो q1 की डायरेक्शन में आपका ये एरिया वेक्टर पॉइंट कर रहा है। तो अगर आप किसी वेक्टर का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो डॉट प्रोडक्ट क्या करता है, केवल अपने पैरेलल वाले कंपोनेंट को पिक करता है। तो ये ds q1 का मैग्नीट्यूड तो इतना है, ये तो केवल मैग्नीट्यूड है, पर इसका जो डॉट प्रोडक्ट है v के साथ या रो v के साथ, वो क्या करेगा, उस 6 डायमेंशन वेलोसिटी के केवल अपनी डायरेक्शन के कंपोनेंट को पिक करेगा। अपनी डायरेक्शन से इस समय मतलब क्या है, ये डायरेक्शन है q1 की डायरेक्शन। तो इस वेलोसिटी के जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, q1 डॉट, q2 डॉट, q3 डॉट एंड सो ऑन, ऐसी p1 डॉट, इस समय इस पर्टिकुलर वाले केस में जो इसका कंपोनेंट पिक होगा वो होगा q1 डॉट। इस वाले केस में ध्यान कीजिए, ये रो का केवल x डॉट कंपोनेंट क्यों पिक हुआ था, क्योंकि हमारा यूनिट वेक्टर i के अलॉन्ग था। अब मैं यहाँ i j k के टर्म में तो बात नहीं कर सकता हूँ, मैं केवल ये बोल सकता हूँ अच्छा अब इसकी बार मैं q1 के अलॉन्ग की बात कर रहा हूँ। तो q1 के अलॉन्ग की बात कर रहा हूँ तो वेलोसिटी भी जो पिक होगी वो q1 के अलॉन्ग वाले होगी, q1 डॉट। लेकिन रो q1 डॉट एट b माइनस रो q1 डॉट ए इंटू दिस। और अगेन ये क्वांटिटी
दो पॉइंट्स ए और बी जो कि बहुत नज़दीक हैं, जिनके बीच की डिस्टेंस केवल dq1 है, यहाँ से यहाँ इस क्वांटिटी का चेंज कितने के बराबर होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ रो q1 डॉट विद रिस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट q1, केवल q1 के साथ इसका रेट ऑफ वेरिएशन निकाल दिया और खुद उसे इस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया, रेट ऑफ चेंज मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस ओवर विच वी आर कैलकुलेटिंग द चेंज। तो डेल रो q1 डॉट ओवर डेल q1 इंटू dq1। ये पिछले केस की तरह आप देखें डेल बाई डेल एक्स रो x डॉट इंटू dx के बराबर था। ये जो पूरा वॉल्यूम है ये वाला जिसमें dq1 मिसिंग है, इसे मैंने लिखा है d ओमेगा ओवर dq1। d ओमेगा है, d ओमेगा मैंने इस चीज़ को लिखा है, उसको मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया है। अगर आप इस हाइपर क्यूब का टोटल वॉल्यूम निकालें इसका, तो इसकी एक साइड dq1 एक dq2 dq3n इंटू dp1 ये इसका वॉल्यूम है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो शुरू के 3n कोऑर्डिनेट्स हैं इनको d3n क्यूब, जैसे हम dx इंटू dy इंटू dz को नॉर्मल स्पेस में d क्यूब x लिख देते हैं, ऐसे dpx dpy dpz भी हमारे पास कहीं कहीं आता है, उसको हम d क्यूब p लिख देते हैं। तो वैसे ही 3n जो कोऑर्डिनेट्स हैं इसके अंदर, 3n जो मोमेंटा हैं वो इसके अंदर, और अगर मैं अपने यूनिफाइड नोटेशन को इंक्लूड करूँ तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ d6n क्यूब। ओके, लेकिन मैं इस सारे को और शॉर्ट में केवल d ओमेगा लिखूँगा। ये जो हमारा हाइपर वॉल्यूम है जिसको बहुत हाई डायमेंशनल बॉक्स है ये, अब मैं उसकी सारी डायमेंशंस दिखा नहीं सकता हूँ। इस एलिमेंट्री बॉक्स का वॉल्यूम कितना है? d ओमेगा। तो ये वाला वॉल्यूम कितना है? इसमें बाकी सारी डायरेक्शंस हैं, केवल dq1 नहीं है। सो दिस इज बेसिकली d ओमेगा ओवर dq1। ये जो सरफेस एरिया था d ओमेगा ओवर dq1 इसका मैग्नीट्यूड है। लेकिन dq1 का एक फैक्टर आपको यहाँ से भी मिला है, जो आपने इस चीज़ का चेंज कंप्यूट किया, रेट ऑफ चेंज इनटू दिस डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस अपने साथ dq1 का फैक्टर खुद एक लेके आ गई, तो dq1 से dq1 कैंसिल, ये आपका फिर से पूरा वॉल्यूम कंस्ट्रक्ट हो गया। इसे आप इस वाले केस से डेफिनेटली कंपेयर करते रहें बार बार। पहले तक ये केवल dy इंटू dz था, ये पूरा वॉल्यूम नहीं है, ये तो केवल सरफेस है dy dz। लेकिन जब हमने ये रेट ऑफ चेंज के टर्म्स में इस चीज़ को लिखा कि b से a तक जाने में रो x डॉट पे कितना फ़र्क पड़ता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रो x डॉट इंटू dx, तो अब dx इंटू dy इंटू dz तीनों फैक्टर मिल गए, वो जो पूरा आपका क्यूब है यहाँ पे उसका पूरा वॉल्यूम आ गया। ऐसे ही यहाँ पे पूरे हाइपर क्यूब का वॉल्यूम आपको मिल चुका है। तो रिप्रेजेंटेटिव ये एलिमेंट्री वॉल्यूम हाइपर क्यूब जो है उसके अंदर कितने रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स इन ए और बी सर्फेसेज, ए और बी सर्फेसेज बेसिकली क्या हैं? परपेंडिकुलर टू q1, इफ आई कैन से इट लाइक दैट। q1 डायरेक्शन ये थी, ये दो हाइपर सर्फेसेज q1 के परपेंडिकुलर लाई कर रही थी। इन दो सर्फेसेज का कंट्रीब्यूशन हम निकालना चाह रहे हैं फ्लक्स में, इफ आई कैन से इट एज फ्लक्स। फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन हम निकालना चाह रहे हैं कितना नंबर ऑफ पॉइंट्स नेट टाइम के साथ इन दो सर्फेसेज के कारण चेंज हो रहा है, वो है डेल बाई डेल q1 ऑफ रो q1 डॉट इंटू d ओमेगा। ऐसे ही अगर आप दो सर्फेसेज और जिनका नाम माना मैं C और D दूं, लेकिन ये कहाँ है? परपेंडिकुलर टू Q2। सेम डायग्राम में रिपीट करूं, लेकिन अब की बार जिस एक्सिस को मैं पिक कर रहा हूं वो Q2 एक्सिस है, तो उसके अलाउंग की डिस्टेंस dQt। तो उन दो सर्फेसेज जिनका नाम मैं C और D रखूंगा, उनसे नेट फ्लो ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स जो है dn बाई dt फॉर C एंड D लाई परपेंडिकुलर टू से Q2, वो कितना होगा? डेल बाई डेल Q2, Q1 की जगह Q2, रो Q1 डॉट की जगह रो Q2 डॉट इंटू d ओमेगा। ओके, ये अगेन ये रो x डॉट अब डेल बाई डेल एक्स, रो y डॉट डेल बाई डेल वाई, रो z डॉट डेल। तो सिमिलरली यहाँ भी हो रहा है, यहाँ x डॉट या y डॉट या z डॉट की जगह या x y z की जगह q1 q2 q3 एंड सो ऑन, और केवल q1 q2 q3 नहीं, p1 p2 p3 भी। इस समय जो हमारी एक्सेस हैं 6n एक्सेस हैं, यहाँ केवल 3 एक्सेस थी, एक x, तो एक x आया x डॉट आया, y आया y डॉट आया, z आया z डॉट आया। अब की बार एक एक्सेस q1 और करस्पॉन्डिंग q1 डॉट। जब हम q2 एक्सिस के लिए कंट्रीब्यूशन लेंगे q2 डॉट, q3 के लिए लेंगे q3 डॉट, फिर जब q एक्सिस सारी खत्म हो जाएंगी तो उसके बाद p एक्सिस की बारी आएगी। पर मैथमेटिकली इस स्पेस पे q और p एक्सिस में कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन में है, अदरवाइज फेज स्पेस में q और p का ट्रीटमेंट सिमेट्रिक है। तो इस चीज़ को मैंने यहाँ पे फिर से रिपीट किया है। फर्स्ट पेयर ऑफ सर्फेसेज जिनका नाम हमने ए बी रखा, जो कि q1 के परपेंडिकुलर हैं, उनके लिए dn बाई dt में कंट्रीब्यूशन डेल बाई डेल q1 रो q1 डॉट इंटू d ओमेगा। दूसरी पेयर ऑफ सर्फेसेज जो कि q2 के परपेंडिकुलर हैं, q1 की जगह q2 डेल बाई डेल q2 रो q2 डॉट। ऐसी 3nth जो सरफेस है q3n जो है उसके परपेंडिकुलर जो दो सर्फेसेज हैं उनके लिए डेल बाई डेल q3n रो q3n डॉट d ओमेगा। और ऐसे ही p एक्सिस भी बाद में p1 p2 p3 के लिए भी आपको एक कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। p1 एक्सिस के परपेंडिकुलर भी दो सर्फेसेज होंगी, तो उनके लिए जो कंट्रीब्यूशन है dn बाई dt का फॉर द टू सर्फेसेज विच आर परपेंडिकुलर टू द p1 डेल बाई डेल p1 रो p1 डॉट। मैंने एक के लिए एक्सप्रेशन निकाला और बाकी सारी एक्सिस के लिए सेम रिजल्ट्स, 3n एक्सिस ये और 3n एक्सिस ये, कुल 6n एक्सिस के लिए ये रिजल्ट रहा। तो
अब मैंने हाइपर क्यूब के लिए हर सरफेस के लिए कैलकुलेशन कर दिया है। तो टोटल मेरा सवाल ये था, इस हाइपर क्यूब से यूनिट टाइम में कितनी यूजिंग आउट हो रही है रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स की। तो इन सब नंबर्स को अगर मैं ऐड कर दूं, इन सारे कंट्रीब्यूशंस को ऐड कर दूं, dn/dt फॉर द होल हाइपर क्यूब इज इक्वल टू, इनका समेशन करो, इनका समेशन करो, 1 = 3n से del/del qi रो qi डॉट। ये हर कंट्रीब्यूशन एक तरह का है, एक बार i की वैल्यू 1, एक बार 2, एक बार 3, लास्ट में 3n del/del qi ऑफ रो qi डॉट। ऐसी ये जो सारे कंट्रीब्यूशंस हैं p एक्सिस के करस्पॉन्डिंग वाले, ये सारे del/del pi रो pi डॉट। i की वैल्यू 1 to 3n दोनों केस में, तो ये इंटू डी ओमेगा, साथ में डी ओमेगा का फैक्टर सब जगह है। बस टोटल हाइपर क्यूब से जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स का रेट ऑफ चेंज है, अब मैं इसे रिप्रेजेंटेड पॉइंट्स का रेट ऑफ चेंज कह सकता हूँ, कितनी तेज़ी से रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट उस हाइपर क्यूब के अंदर बढ़ या घट रहे हैं, वो नंबर आप इतने के बराबर लिखेंगे। अगेन आप समेशन कन्वेंशन जानते हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं, तो आप इस समेशन को ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि आई इंडेक्स यहाँ भी 2 बार रिपीट हो रहा है और यहाँ भी। तो सिमिलरली dn/dt फॉर द होल हाइपर क्यूब इज इक्वल टू del/del qi रो qi डॉट प्लस del/del pi रो pi डॉट। और अगर मैं इसको वो कैपिटल QI नोटेशन में लिखता, अगर मैं Q और P में अंतर नहीं कर रहा हूँ, सबको मैं कैपिटल Q से डिनोट कर रहा हूँ विद द आइडिया, शुरू के कैपिटल Q 3n की जो कैपिटल Q हैं वो स्मॉल q के बराबर हैं, और बाद के जो पीछे के जो 3n कैपिटल Q हैं वो P के बराबर है। तो इस सब को मैं ऐसे भी लिख सकता था समेशन कन्वेंशन में, del/del qi रो qi डॉट। ये और ये एक ही में शामिल भी हो सकते थे। और इसको अगर मैं 6 डायमेंशनल डाइवर्जेंस के टर्म में लिखूं तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता था, del 6n डायमेंशनल रो v 6n। ये इसी तरह का है। ओके 6 डायमेंशनल डाइवर्जेंस का मतलब क्या होगा? 3 डायमेंशनल डाइवर्जेंस होता है आइटा del/del x, या उसके कंपोनेंट्स बोलें तो del/del x, del/del y, del/del z। इस 6 डायमेंशनल डाइवर्जेंस के कंपोनेंट्स हैं del/del q1, del/del q2, del डॉट 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 del/del q3n, फिर del/del p1, del/del p2 एंड सो ऑन होते होते del/del p3n। ओके और 6 डायमेंशनल वेलोसिटी की तो हम बात कर ही चुके हैं, बट इस फॉर्म की जरूरत नहीं है। बट यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग, किसी किसी सोर्स में आपको सीधे यहाँ से स्टार्ट किया हुआ मिल सकता है, बट यहाँ पे हम प्रॉपर्ली डिराइव करके लाए और उसका एक्सप्लिसिट मीनिंग ये है। ओके अच्छा, तो ये तो हमने एक हाइपर क्यूब के लिए कैलकुलेट किया। अगर मैं उस हाइपर क्यूब को केवल ये दिखाऊं, चलिए मैं इसे 3 डायमेंशनल बॉक्स की तरह दिखा रहा हूँ, लेकिन ये 3 डायमेंशनल बॉक्स नहीं है, रिमेंबर ये हमारे 6n डायमेंशनल फेज स्पेस में ये एक बहुत हाई डायमेंशनल क्वांटिटी है। ओके अब लेकिन अगर ये कैलकुलेशन मैं किसी आर्बिट्री वॉल्यूम के लिए करना चाह रहा हूँ, इस वॉल्यूम से नेट कितने रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स का नंबर चेंज हो रहा है टाइम के साथ, किस तरह से चेंज हो रहा है, एनवी इस बॉक्स के अंदर नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, इस बॉक्स नहीं, इस वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स, कितनी तेज़ी से वो नंबर चेंज हो रहा है। तो इस पूरे वॉल्यूम को हम इस तरह के एलिमेंट्री हाइपर वॉल्यूम से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो अगर इस तरह के सारे हाइपर वॉल्यूम्स का इंटीग्रेशन कर दूं इस पूरे वॉल्यूम के ऊपर, एक एक हाइपर क्यूब का कंट्रीब्यूशन इतना है फ्लक्स में, मैं इसे अगर फ्लक्स कह सकूं, तो टोटल वॉल्यूम से कितना फ्लक्स यूज आउट कर रहा है वो इतने के बराबर हो जाएगा, इसका इस क्वांटिटी का इंटीग्रल ओवर दी होल वॉल्यूम। ओके dnv/dt। अब ये केवल एक बॉक्स के लिए नहीं है, ये इस पूरे वॉल्यूम के लिए, लेकिन ये वॉल्यूम आर्बिट्री हो सकता है। आप इसके बजाय अगर इस वॉल्यूम के लिए कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं तो इस वॉल्यूम के ऊपर इंटीग्रेशन कर देना, जिस भी वॉल्यूम के ऊपर आप ये क्वांटिटी निकालना चाह रहे हैं वहाँ इसका क्या कर दीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो लेट्स डू दिस, रेट ऑफ चेंज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन इसी चीज़ को मैं दूसरी तरह से भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। इस वॉल्यूम के अंदर जो भी आपने वॉल्यूम पिक किया है उसके अंदर किसी टाइम पे जो नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स है, नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स इनसाइड द वॉल्यूम v कितने के बराबर, डेंसिटी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स का वॉल्यूम इंटीग्रल। ये ऐसा ही है इसकी तरह का, यहाँ हम मास की बात कर रहे थे, मास इक्वल टू डेंसिटी का वॉल्यूम इंटीग्रल, यहाँ नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स इक्वल टू रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट की डेंसिटी का वॉल्यूम इंटीग्रल। डी ओमेगा अगेन है dq1 dq2 dq3 अप टू dq3n dp1 dp2 एंड सो ऑन, इसका वॉल्यूम इंटीग्रल। तो यहाँ से भी आप dnv/dt निकाल सकते हैं, कितनी तेज़ी से रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स का नंबर टाइम के साथ चेंज हो रहा है। dnv/dt इस एक्सप्रेशन का d/dt हो जाएगा, इस इंटीग्रल का। d/dt को आप इंटीग्रल के अंदर ले जा सकते हैं, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को स्वैप कर सकते हैं, पर अंदर जाके डिफरेंशिएशन पार्शियल में कन्वर्ट हो जाएगा, सो यू गेट del rho ओवर del t डी ओमेगा। ओके अगेन क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये दोनों जगह से जो हमने क्वांटिटी निकाली थी इक्वल क्यों होनी चाहिए, क्योंकि आप वाटर का मास या मॉलिक्यूल्स क्रिएट नहीं कर सकते हैं। जितने सरफेस से ऊज आउट कर रहे हैं इस कैलकुलेशन के माध्यम से, उतने ही रेट ऑफ डेंसिटी चेंज को वो कंट्रोल करेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो
ये नंबर जो आपने यहाँ से कंप्यूट किया dn/dt का, या जो यहाँ से कंप्यूट किया, ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर। अगेन इस इक्वेशन के एक साइड में मैंने बाई हैंड नेगेटिव साइन लगा दिया। आइडिया वही है, अगर ये नंबर पॉजिटिव होगा, इस नंबर के पॉजिटिव होने का मतलब नेट रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स ज़्यादा उस रीजन से बाहर जा रहे हैं, तो पॉजिटिव डाइवर्जेंस, और डाइवर्जेंस पॉजिटिव है तो जो डेंसिटी है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो बाई हैंड कैन इंट्रोड्यूस, कैन क्या, मैंने हैव इंट्रोड्यूस लिखना चाहिए था, आई हैव इंट्रोड्यूस द नेगेटिव साइन बाई हैंड हियर, जैसे हमने पिछले केस में किया था। तो इन दोनों टर्म्स, ये भी वॉल्यूम इंटीग्रल ओ वी रीजन के ऊपर, ये भी वी के ऊपर, तो दोनों इंटीग्रल आप एक साथ कंबाइन कर सकते हैं एक तरफ लाके, इंटीग्रल वॉल्यूम डेल रो बाई डेल टी प्लस दिस क्वांटिटी डी ओमेगा इक्वल टू 0। वॉल्यूम वी आर्बिट्री है, अगर ये कैलकुलेशन में इस वॉल्यूम के लिए करता तभी भी ये रिजल्ट होल्ड करता, इसके लिए करता तभी भी, किसी तीसरे वॉल्यूम के लिए करता उसके लिए भी, इस वॉल्यूम के लिए भी। तो मतलब ये रिजल्ट एक्चुअली वॉल्यूम, ये इंटीग्रल वॉल्यूम की चॉइस के कारण जीरो नहीं हो रहा है, ये इंटीग्रल जीरो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा इंटीग्रैंड ही जीरो है, जिस चीज़ का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वही जीरो है। एज द वॉल्यूम वी इज आर्बिट्री इट इंप्लाइज दैट द इंटीग्रैंड इट सेल्फ इज जीरो। तो इंटीग्रैंड अगर जीरो है उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, डेल रो बाई डेल टी एक्सप्लिसिट डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, प्लस यहाँ इन दोनों टर्म्स में समेशन कन्वेंशन एम्प्लॉयड है, डेल बाई डेल क्यू आई रो क्यू आई डॉट प्लस डेल ओवर डेल पी आई रो पी आई डॉट। इसे आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी कह सकते हैं। हैमिल्टोनियन सिस्टम में फेज स्पेस में ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ही है। जो हमारे पास यहाँ ये रिलेशन था ना, सिंपली ये उसी का काउंटर पार्ट है इस 6 एंड डायमेंशनल स्पेस में। लेकिन यही लिवोली थ्योरम है बेसिकली। लिवोली थ्योरम को हम थोड़ा और बेटर फॉर्म में रखेंगे, बट बेसिकली यही लिवोली थ्योरम है। जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती है हाइपर स्पेस में या फेज स्पेस में, 6 एंड डायमेंशनल फेज स्पेस में, फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट। रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट आप ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो उसके कारण जो ये रिजल्ट मिला बेसिकली यही लिवोली थ्योरम है। ओके, मैंने यहाँ पे इसका 3 डायमेंशनल वाला नॉर्मल वाला काउंटर पार्ट भी लिखा है, इसको हमने इस तरह से डिराइव किया था, या रो वी को हम जे लिखते हैं। ओके, उसी फॉर्म में अगर इस एक्सप्रेशन को लिखूँ कंपैरिजन ताकि आसान बने, डेल रो बाई डेल टी प्लस ये 6 डायमेंशनल डाइवर्जेंस है, डेल 6 एंड डायमेंशनल किसका, रो टाइम्स 6 डायमेंशनल वेलोसिटी का, इस बिल्कुल इस तरह का रिलेशन है ये। ओके, अच्छा, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर फ्लो इन फेज स्पेस। फ्लो इन फेज स्पेस का मतलब आप समझ रहे हैं, टाइम के साथ जो रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट इवॉल्व होते हैं तो उसके कारण जो फ्लो बनता है दिस। और ये बेसिकली आ क्यों रहा है, या ये क्या इंडिकेट करता है, दिस इंडिकेट द कंजर्वेशन ऑफ पॉइंट्स इन फेज स्पेस। पॉइंट से मतलब क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट। रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स का नंबर जो है फेज स्पेस में वो क्या रहता है, कंजर्व। फेज पॉइंट अपने आप से ख़त्म नहीं हो सकते हैं। ओके, फेज पॉइंट्स या क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते हैं। ओके, अब लेकिन इस एक्सप्रेशन को, जिस फॉर्म को हम लिवोली थ्योरम नॉर्मली कहते हैं, उसमें इसे लाने के लिए हम इसमें हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं। तो मैं केवल पीछे के इन दो टर्म्स को पकड़ रहा हूँ, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हैं इस इक्वेशन के, जो कि ये हैं डेल अपॉन डेल क्यू आई रो क्यू आई डॉट प्लस डेल अपॉन डेल पी आई रो पी आई डॉट। बाई पार्ट्स पहले अगर यहाँ डिफ्रेंशिएशन कर दें तो इस फर्स्ट टर्म से भी आपको दो टर्म मिलेंगे। एक बार होगा रो का डिफ्रेंशिएशन, डेल रो अपॉन डेल क्यू आई डॉट, और जो दूसरा टर्म है वो मैंने यहाँ लिखा है एक्चुअली, दूसरी बार रो का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ और डेल क्यू आई डॉट अपॉन डेल क्यू आई। ऐसे इस टर्म से जो दो टर्म मिले, डेल रो अपॉन डेल पी आई डॉट प्लस रो टाइम्स डेल पी आई डॉट अपॉन डेल पी। ऐसा क्यों किया? इन दोनों इक्वेशंस में सेपरेटली आप हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कीजिए। क्यू आई डॉट की जगह डेल एच अपॉन डेल पी आई डॉट की जगह माइनस डेल एच अपॉन डेल क्यू आई, फिर से क्यू आई डॉट की जगह डेल एच अपॉन डेल पी आई डॉट की जगह डेल एच अपॉन डेल। ये जो पीछे के दो टर्म्स हैं, डेल क्यू आई डॉट अपॉन डेल क्यू आई, डेल पी आई डॉट अपॉन डेल पी आई, यू कैन चेक, ये कुल मिला के बना एच का डबल डिफ्रेंशिएशन पार्शियल क्यू आई पी आई के रिस्पेक्ट में, और यहाँ एच का डबल डिफ्रेंशिएशन पार्शियल पी आई क्यू आई के रिस्पेक्ट में। पार्शियल डिफ्रेंशिएशन में ऑर्डर इररेलेवेंट होता है, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये दो क्वांटिटीज़ क्या हैं, बराबर, पर इनका रिलेटिव साइन क्या है, नेगेटिव। सो दिस कैंसल्स आउट। मैंने इसीलिए इन टर्म्स से जो दो दो टर्म्स मिले उनको इस तरह से क्लब किया, जहाँ रो का डिफ्रेंशिएशन हो रहा है वो दो टर्म्स एक साथ, और जहाँ रो कांस्टेंट की तरह था वो दो टर्म्स एक साथ। तो ये रो जहाँ कांस्टेंट था, ये दोनों टर्म्स क्या हो गए, कैंसिल। नॉर्मल फ्लो में किसी और स्पेस में अगर हम ये काम कर रहे होते, कॉन्फ़िगरेशन स्पेस में, ऐसा आपको कभी देखने को नहीं मिलता। आप इसे सोचिए, 3 डायमेंशनल स्पेस में भी तो ऐसा टर्म मिला था, उसको आप ऐसा ही कुछ लिख सकते हैं, लेकिन वहाँ आप ये वाली इक्वेशंस इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जिससे ये कैंसिल हो रहा है। तो केवल फेज स्पेस में ऐसा होगा, फेज स्पेस में ये टर्म सिंप्लीफाई होकर केवल ये बच गया। और इस टर्म को भी आप केयरफुली देखें जो बचा है, रो का डिफरेंशिएशन क्यू आई, एच का डिफरेंशिएशन पी आई, बाद में रो का डिफरेंशिएशन पी आई, एच का डिफरेंशिएशन क्यू आई, माइनस साइन, और समेशन इंप्लाइड है, समेशन ओवर आई 1 = 3n। ये बेसिकली पॉइसा ब्रैकेट है रो का एच के साथ।
रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स की जो डेंसिटी है उसका हैमिल्टोनियन के साथ क्या है, ये पॉइसन ब्रैकेट। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी या लिवोल्यू थ्योरम जिसे मैं कह रहा हूँ फेज स्पेस में, ये एक्सप्रेशन है। लेकिन ये वाला पार्ट सिंप्लीफाई होकर केवल कितना बन रहा है, रो कॉमा एच का पॉइसन ब्रैकेट। तो अब मैं लिवोल्यू थ्योरम को ही लिख सकता हूँ, ये वाला रो कॉमा एच का पॉइसन ब्रैकेट प्लस डेल रो बाई डेल टी। लेकिन अब आप हैमिल्टोनियन डायनेमिक्स में ध्यान कीजिए, अगर ए कोई क्वांटिटी होती है क्यूपीटी का फंक्शन, तो ए का जो कंप्लीट टाइम डेरिवेटिव होता है वो खुद कितने के बराबर होता है, ए का एच के साथ पॉइसन ब्रैकेट प्लस डेल ए बाई डेल टी। ए का एच के साथ पॉइसन ब्रैकेट प्लस डेल ए बाई डेल टी। ए की जगह रो है, तो बेसिकली एक हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, रो डॉट या डी रो बाई डी टी। ये और ये सेम नहीं है, ये कंप्लीट डेरिवेटिव है, पार्शियल डेरिवेटिव। लिवोल्यू थ्योरम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, दिस हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करके पता लगा दिस प्लस दिस इक्वल टू जीरो। लेकिन अगेन हैमिल्टन डायनेमिक्स ने हमें बता रखा है ये क्वांटिटी एक्चुअली कितने के बराबर है, डी रो बाई डी। तो ये है स्टेटमेंट। आप इसमें से किसी एक लाइन को स्किप भी कर सकते हैं, इसको छोड़ दो, आपको इसका मतलब ये पता है, यहाँ से रो की जगह ए रखो तो ये मतलब आपको पता है। तो ये है लिवोल्यू थ्योरम जिस फॉर्म में हम इसे मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं। डी रो बाई डी टी क्या है, दिस। इसका जो ये फर्स्ट वाला पार्ट है, मैंने जिसको ये ब्लैक से यहाँ तक अंडरलाइन किया है केवल, ये किसी भी ए के लिए होल्ड करता है। रो की जगह आप कोई भी ए रख दें, इसके लिए होल्ड करता है। पर लिवोल्यू थ्योरम ये नहीं है। लिवोल्यू थ्योरम ये कह रही है ये क्वांटिटी रो के लिए कितने के बराबर होती है, जीरो के बराबर। ओके, सो दिस इज द एसेंस ऑफ द लिवोल्यू थ्योरम। क्या मतलब है इस चीज़ का, द टोटल टाइम डेरिवेटिव ऑफ रो डॉट, ये रो डॉट ही तो है, रो डॉट कितने के बराबर होता है, जीरो। किसी चीज़ का टाइम डेरिवेटिव जीरो है, इसका मतलब वो चीज़ क्या है, कांस्टेंट इन टाइम, टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रही है। रो अभी तक हम ये कह रहे थे रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट की डेंसिटी प्रोबेबली टाइम के साथ वेरी करती है। लेकिन लिवोल्यू थ्योरम का जो कंक्लूजन है, जो कि स्टैट मैक में हमारे पर्पस का है, वो ये है, दिस डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट इन टाइम। डेंसिटी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट टाइम के साथ चेंज नहीं होती है। ओके, द डेंसिटी ड्यूरिंग फ्लो रिमेन्स कांस्टेंट। जैसे जैसे पॉइंट्स इवॉल्व होकर फ्लो हो रहे हैं, ये किसी वॉल्यूम के अंदर कुछ पॉइंट्स थे, ये फ्लो होकर कहीं और पहुंच गए किसी और वॉल्यूम में, तो इनकी जो डेंसिटी थी, अगर आप छोटे से वॉल्यूम में कंप्यूट करें, ये दिस इज वेरी वेरी स्मॉल वॉल्यूम, यहाँ जो इनकी डेंसिटी थी वही डेंसिटी इनकी ये रहेगी। हम ये नहीं कह रहे हैं इस पॉइंट पे डेंसिटी सेम रहेगी, नहीं, फ्लो के अलोंग अगर आप चलते रहें, जिसे हम कहते हैं को मूविंग ऑब्जर्वर, जिसे हम कई बार कहते हैं, फ्लो जो वो पॉइंट्स हैं उनको आप एक्चुअली किसी चीज़ का फ्लो समझें, उस फ्लो के साथ ही अगर आप बह रहे हैं, माना आप ये हैं, आपसे मतलब एक रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट मुझे कहना चाहिए, पर से ऑब्जर्वर ये है, वो इस फ्लो को के साथ चल रहा है, इसे आप किसी फ्लूइड का फ्लो ही समझ लें। इनफैक्ट ये फ्लूइड के फ्लो की तरह है, आप इसके साथ फ्लो होते हुए चलें। पहले आप जिस पॉइंट पे थे, आपने उसके इर्द गिर्द डेंसिटी की वैल्यू कुछ ऑब्जर्व की, रो। अब आप जिस नए पॉइंट पे पहुंचे, आपने वहाँ भी अपने इर्द गिर्द की डेंसिटी मेज़र की, रो डैश। आप ये पाएंगे दोनों डेंसिटी क्या हैं, बराबर। ये मतलब है इसका। हम ये नहीं कह रहे हर पॉइंट पे डेंसिटी कांस्टेंट रहती है, आप फ्लो के साथ चलते जाइए, एक पॉइंट से आप प्रोपोगेट करके फ्लो के साथ, हैमिल्टोनियन फ्लो के साथ नेक्स्ट पॉइंट पे जा रहे हैं, लेकिन उस पॉइंट के इर्द गिर्द भी आपको लोकल डेंसिटी वही मिलेगी जो प्रीवियस पॉइंट पे थी। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग। जो डेंसिटी है, द डेंसिटी ड्यूरिंग फ्लो रिमेन्स कांस्टेंट इन फेज स्पेस एज वन मूव्स विद द फ्लो। आप को मूविंग ऑब्जर्वर जिसे मैं कह रहा था, आप फ्लो के साथ चलते जाइए। तो ये है लिवोल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट। अब लेकिन स्टैट मैक में इसे हम क्यों पढ़ रहे हैं, वाई इंट्रोड्यूस इट इन स्टैट मैक। द लिवोल्यू थ्योरम इज बेसिकली ए स्टेटमेंट इन क्लासिकल मैकेनिक्स, हैमिल्टोनियन डायनेमिक्स का स्टेटमेंट है। ओके, वाई इन, क्योंकि स्टैट मैक में हम बात करते हैं एनसेम्बल पिक्चर की। हम एक सिस्टम के बजाय उस सिस्टम की लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज़, इन प्रिंसिपल एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी कॉपीज़ लेते हैं, जिसको हम एनसेम्बल कहते हैं, एनसेम्बल। ओके, तो बेसिकली वहाँ पे स्टैट मैक के से रिजल्ट निकालने के लिए हम सबसे शुरू में एक आइडिया इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम कहते हैं पोस्टुलेट ऑफ इक्वल ए प्रायरी प्रोबेबिलिटीज़। मतलब सारी एक्सेसिबल स्टेट्स में सिस्टम के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, माइक्रो स्टेट्स में सिस्टम के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बराबर। ये हम अज्यूम करते हैं। ओके, और इसके बेसिस पे रिजल्ट्स निकालते हैं, और बाद में हम देखते हैं वो रिजल्ट सही आ रहे हैं। तो ये पोस्टुलेट, लेकिन हमें शुरू में पता नहीं है कि ये सही है या गलत है, तो इसलिए ये पोस्टुलेट है ए प्रायरी। इवन बिफोर वी हैव स्टार्टेड अटेम्प्टिंग द प्रॉब्लम, हम इसे एज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें कुछ चाहिए, तो वो ये। लेकिन अगर आप लिवोल्यू थ्योरम जो हमने प्रूव कर दी, इसके साथ अगर हम एर्गोडिक हाइपोथेसिस को ले लें, तो ये स्टेटमेंट पे हम पहुंच सकते हैं। मतलब इसको एक तरह से प्रूव किया जा सकता है विद इन द डोमेन ऑफ क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। लिवोल्यू थ्योरम अलॉन्ग विद द एर्गोडिक हाइपोथेसिस। और एर्गोडिक हाइपोथेसिस क्या है? एर्गोडिक हाइपोथेसिस सिंपली ये है
टाइम एवरेज ऑफ अ क्वांटिटी कैन बी रिप्लेस्ड बाय द एंसेंबल एवरेज। इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा, बट बेसिकली आप चाहे एंसेंबल के ऊपर एवरेज निकालें या टाइम एवरेज निकालें, ये क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, बराबर। ये है एर्गोडिक हाइपोथेसिस, टाइम एवरेज इक्वल टू एंसेंबल एवरेज। तो एर्गोडिक हाइपोथेसिस के साथ अगर हम लियोवली थ्योरम को यूज़ कर लें तो ये पोस्टुलेट ऑफ इक्वल ए प्रायोरी प्रोबेबिलिटीज एक्चुअली केवल एक पोस्टुलेट नहीं होता है, ये एक मैथमेटिकल फुटिंग पे इस्टेब्लिश हो जाता है। ओके, इसका इस्टेब्लिशमेंट और स्ट्रॉन्ग हो जाता है दिस। लेकिन उस समय तब आपकी एर्गोडिक हाइपोथेसिस आती है, पर एर्गोडिक तो हमें वैसे भी कैलकुलेशन के लिए लेनी पड़ती है एंसेंबल मेथड में दिस। तो दिस इसकी मैं डिस्कशन बाद में करूँगा, एर्गोडिक हाइपोथेसिस का मतलब क्या है। ओके, दैट कम्स लेटर। लेकिन अब पॉइंट ये है, एवरेज वैल्यू किसी चीज़ का एवरेज, चाहे आप टाइम एवरेज की बात करें, लेकिन एर्गोडिक हाइपोथेसिस से हम उसे एंसेंबल एवरेज से रिप्लेस कर सकते हैं। एंसेंबल एवरेज इतना होता है, वो क्वांटिटी एफ किसी लोकल रीजन में उसकी डेंसिटी रो है रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स की, तो एफ रो डी वी का इंटीग्रल निकालो और इसे इंटीग्रल रो डी ओमेगा से डिवाइड कर दो, नॉट डी वी डी ओमेगा। ये ऐसा ही है जैसे आप क्वांटम मैकेनिक्स में एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ निकालते हैं, डेंसिटी साई स्टार साई और उसके बीच उस चीज़ की उस रीजन में उस स्टेट में जो वैल्यू है उसका इंटीग्रल, ये वैसा ही है ऑलमोस्ट। रो की जगह आप साई स्टार साई सोचें। इनफैक्ट ये एवरेज निकालने का जनरल तरीका है, किसी चीज़ की डेंसिटी आपको पता है तो उस चीज़ के उस रीजन में वैल्यू एफ है, तो पूरे रीजन में उसको इंटीग्रेट करके और खुद ये नॉर्मलाइजेशन फैक्टर टाइप का है, इससे डिवाइड कर दें तो आपको उसकी एवरेज वैल्यू मिल जाती है। बट अब हम स्टैट मैक को रिलेट करेंगे थर्मोडाइनमिक्स से, और थर्मोडाइनमिक्स में जिन सिस्टम्स को हम स्टडी करना चाहेंगे वो होंगे इक्विलिब्रियम सिस्टम। इक्विलिब्रियम सिस्टम का मतलब ये होता है किसी भी क्वांटिटी के जो मैक्रोस्कोपिक एवरेज है, ये मैक्रोस्कोपिक एवरेज है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब ये चीज़ क्या होनी चाहिए, टाइम से इंडिपेंडेंट। तो ये चीज़ टाइम से इंडिपेंडेंट है तो ये चीज़ भी टाइम से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। तो इस चीज़ के टाइम से इंडिपेंडेंट होने का तरीका क्या है, रो जो है वो कांस्टेंट इन टाइम होना चाहिए, रो भी टाइम से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर रो में टाइम डिपेंडेंस होगी, डी ओमेगा डी या बाकी इस इंटीग्रल में टी कहीं नहीं आ रहा है, तो इंटीग्रेशन करने के बाद भी आप पे टी की डिपेंडेंस बची रहेगी। अगर आप चाहते हैं ये क्वांटिटी इक्विलिब्रियम सिस्टम के लिए ये क्वांटिटी टाइम इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, तो मतलब ये टाइम इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब ये एक्सप्रेशन टाइम इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ये एक्सप्रेशन टाइम इंडिपेंडेंट होने के लिए ज़रूरी है रो जो है कांस्टेंट इन टाइम, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होना चाहिए। कांस्टेंट इन टाइम होने का मतलब रो का जो कंप्लीट टाइम डेरिवेटिव है वो कितना होना चाहिए, 0। लियोवली थ्योरम ओबे होनी चाहिए। आप जो भी एंसेंबल पिक करें, टाइम एवरेज को एंसेंबल एवरेज से रिप्लेस कर रहे हैं, आप अपना एंसेंबल बेटर हो ऐसा लें जो इस सिचुएशन को रिस्पेक्ट कर रहा हो, तभी आप इक्विलिब्रियम सिस्टम्स की बात कर सकेंगे। हम इक्विलिब्रियम सिस्टम के लिए हमें अपना एंसेंबल ऐसा लेना पड़ेगा जो रो डॉट को कितने पे सेट कर सके, 0 पे। ओके, तो ये हमारी एंसेंबल की जो चॉइसेस हैं उसको गवर्न करता है। एंसेंबल, हम 3 तरह के एंसेंबल्स की बात करेंगे, बट हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे माइक्रो कैनोनिकल और तब कैनोनिकल। ग्रैंड कैनोनिकल उसी का फिर एक जनरलाइजेशन है। लेकिन इक्विलिब्रियम एंसेंबल कोई सा भी हो उसके लिए डी रो बाई डी टी कितना होना चाहिए, 0। और डी रो बाई डी टी 0 होने का मतलब दिस क्वांटिटी रो कॉमा एच का पॉइसन ब्रैकेट प्लस डेल रो बाई डेल टी क्या होना चाहिए। लियोवली थ्योरम हमारे एंसेंबल को ओबे करनी होगी। ओके, आप जरा खुद ही देखिए, इस इक्वेशन को ओबे कराने का सबसे आसान तरीका प्रोबेबली ये है अगर रो कांस्टेंट हो। रो कांस्टेंट है तो पार्शियल डिफरेंशियल भी 0, और किसी कांस्टेंट का पॉइसन ब्रैकेट किसी भी चीज़ के साथ 0 ही होता है, तो रो बराबर कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब वो एच पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, जस्ट अ नंबर टाइप का है, से फॉर एग्जांपल। और ये एक चॉइस हो सकती है, और ये चॉइस हम कहाँ यूज़ करते हैं, ये हम यूज़ करते हैं माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में। माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में बेसिकली क्या आइडिया होता है, जो हम इक्वी प्रायरी प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, इक्वल ए प्रायरी प्रोबेबिलिटी की, वो एक्चुअली वहाँ पे एग्जैक्टली होल्ड करता है। सारी की सारी एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स क्या होती हैं, इक्वली प्रोबेबल। बट सिंपली अभी आप इस मैथमेटिक्स में हम ना भी जाएँ, लियोवली थ्योरम का स्टैट मैक में यूज़ क्या है, हम कौन से एंसेंबल्स यूज़ कर सकते हैं इक्विलिब्रियम सिस्टम के लिए, वो हमें वो बता रहा है। ओके, या तो आप ये ले सकते हैं रो क्या हो, कांस्टेंट हो, जितना जिस पॉइंट पे है हमेशा उतना ही रहे, चेंज ही नहीं हो रहा है, रो एक बार फिक्स कर दिए हमेशा फिक्स्ड है, ये बनेगा हमारा माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल। या आप रो ऐसा भी ले सकते हैं जो एनर्जी या हैमिल्टोनियन का फंक्शन हो। पॉइसन ब्रैकेट में आपको ये पता है कोई क्वांटिटी ए है, आप f और किसी क्वांटिटी a का पॉइसन ब्रैकेट ले रहे हैं, लेकिन अगर ये f खुद a का ही फंक्शन हो, खुद a या a की अलग अलग पावर्स पे डिपेंड करता हो, a का फंक्शन हो, a स्क्वायर a क्यूब या a की किसी आर्बिट्री पावर पे, तो ये पॉइसन ब्रैकेट हमेशा 0 बनेगा। आर्बिट्री f और a का पॉइसन ब्रैकेट 0 नहीं, पर अगर f ऐसा है जो खुद a का ही फंक्शन है, तो f ऑफ a कॉमा a का पॉइसन ब्रैकेट कितना बनेगा। तो अगर रो ऐसा हो
एक्सप्लिसिटली टाइम पे डिपेंड ना कर रहा हो, तो ये टर्म खत्म हो जाएगा। और उसके अलावा रो कांस्टेंट ना हो लेकिन केवल हैमिल्टोनियन का ही फंक्शन हो, हैमिल्टोनियन मतलब एनर्जी, इसको आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, तभी भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है, एक्सप्लिसिटली टाइम पे डिपेंड ना करे। दोनों केस में एक्सप्लिसिट टाइम डिपेंडेंस तो अपने आप खत्म हो जानी चाहिए, पर एक्सप्लिसिट टाइम डिपेंडेंस खत्म होने का मतलब ये नहीं है हमेशा कांस्टेंट हो। रो ऐसा हो सकता है जो एच पे डिपेंड करे, टी पे डिपेंड ना कर रहा हो, तो डेल रो बाई डेल टी वहाँ से जीरो हो जाएगा, और रो कॉमा एच का पॉइसन ब्रैकेट भी जीरो हो जाएगा, तभी भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है। तो मतलब हम इस तरह का एंसेंबल भी ले सकते हैं, और इस तरह का एंसेंबल जो हम लेंगे वो बनेगा हमारा कैनोनिकल एंसेंबल, जहाँ जो डेंसिटी है ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स या डेंसिटी इन फेज स्पेस वो एनर्जी के प्रोपोर्शनल होगी, हैमिल्टोनियन या एनर्जी एक ही चीज़ हुई, और वो बनेगा हमारा द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंसेंबल फॉर कैलकुलेशन पर्पस, जिसे हम कहेंगे कैनोनिकल एंसेंबल। मैंने यहाँ पे ये चीज़ इसलिए लिखी है, ये दोनों चॉइसेस चाहे कोई सी भी हो, इस केस में डेल रो बाई डेल टी जीरो होगा, एक्सप्लिसिट टाइम डिपेंडेंस तो नहीं होगी, तो ये टर्म अपने आप खत्म हो गया। अब आपको इस पॉइसन ब्रैकेट को जीरो करना है, एंसेंबल की चॉइस में इस पॉइसन ब्रैकेट को जीरो करना है, या तो रो को प्योरली कांस्टेंट ले लो माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल, या रो को केवल प्योरली एच का फंक्शन ले लो, तो आप क्या बन जाएगा, कैनोनिकल एंसेंबल। सो दैट कम्स नेक्स्ट। अब हम नेक्स्ट एंसेंबल पिक्चर, एर्गोडिक हाइपोथेसिस, और फिर उनसे कैलकुलेशन कैसे करते हैं, रिलेशन विद थर्मोडायनेमिक्स किस तरह से इस्टेब्लिश करते हैं अलग अलग एंसेंबल्स के लिए, दैट कम्स इन दी कमिंग लेक्चर्स। सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस लेक्चर। थैंक यू एवरीबॉडी।